बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ईएनटी के पास्ट की को डिस्कस करने वाले हैं। की नहीं बल्कि कीज़ को करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 2021 सप्लीमेंट्री के। तो नंबर 1 है लुडविग एंजाइना। तो लुडविग एंजाइना इज इन्फेक्शन ऑफ द सबमैंडिबुलर स्पेस। और आपसे और कौन-कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं लुडविग एंजाइना के। तो लुडविग एंजाइना की मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी पूछी जाती है, जो कि आपने बताना है डेंटल इन्फेक्शन। लेकिन डेंटल इन्फेक्शन के अलावा सीआरडीनाइटिस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है, सब लिंगुअल सब मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं, तो उनके इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। लुडविग एंजाइना के बारे में कि एमसीक्यू हो गया। दूसरा एमसीक्यू आपने ये नोट करना है कि इसमें जो होता है ना, वुडी हार्ड फील होता है, वुडी हार्ड फील होता है, और इसमें आपको डिस्फेजिया ट्रिस्मस ये देखने को मिलता है। और इसके जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियोलॉजी होती है वो विरिडियंस होती है। इसके अलावा आपको यानी मिक्स होते हैं, इसमें एरोबिक एनारोबिक होते हैं। एरोबिक में आपके अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडियन हो गया, स्टेफिलोकोकाई हो गया। बैक्टीरियोइड के अंदर आपके बैक्टीरियोइड फिजियोबैक्टीरियम यानी एनारोबिक बैक्टीरिया भी आपको देखने को मिलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज। अब फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज आपको एटिको एंट्रल में देखने को मिल सकती है। अब इसके दूसरे टाइप कौन सी है, हमारी ट्यूबर टिम्पैनिक होती है। ट्यूबर टिम्पैनिक में जो डिस्चार्ज होती है ना, वो कोई यानी ओडर लेस होती है, इसकी कोई ऐसे कोई स्मेल वगैरह नहीं होती और अगर आपसे ये पूछे कि जो परफोरेशन होती है वो एटिको एंट्रल में कौन सी होती है और ट्यूबर टिम्पैनिक में कौन सी होती है, ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है प्रॉफ में। ठीक हो गया। तो मैं आपको पूरा टेबल आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। जो आपको ट्यूबर टिम्पैनिक उसको सेफ टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अब वो कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, ग्रैन्युलेशन होता है, कोलेस्टीटोमा और दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये ट्यूबर टिम्पैनिक में नहीं होती है, एटिको में होती है। जो डिस्चार्ज होती है ट्यूबर टिम्पैनिक में प्रोफ्यूज होती है, म्यूकाइड होती है, ओडरलेस होती है। एटिको यानी सेफ के अंदर जो डिस्चार्ज होती है स्कांटी होती है, पुरुलेंट होती है, तो फुल स्मेलिंग होती है। जो परफोरेशन होती है ट्यूबर टिम्पैनिक में सेंट्रल होती है, एटिको में एटिक और मार्जिनल देखने को मिल सकती है। ओके, जो पोलिप होता है वो दोनों के अंदर होगा, लेकिन जो पोलिप ट्यूबर टिम्पैनिक में होगा वो पेल होता है, उसके अंदर आपको रेड और फ्लैशी देखने को मिल सकता है। ओके, और जो ऑडियोग्राम है ट्यूबर टिम्पैनिक में आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलेगी। ओके, और इसके अंदर आपको मिक्स्ड देखने को मिलेगी, किसके अंदर, एटिको एंट्रल के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद है पस इन द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस इसको क्या बोलते हैं, क्विंसी बोलते हैं। क्विंसी के अंदर भी सलाइवा की ड्रूलिंग देखने को मिलती है। याद कर लेना कि सलाइवा की जो ड्रूलिंग है ना, मेनली फीवर के साथ दो चीज़ों में प्रेजेंट करेगी, एक तो क्विंसी आ जाएगा, दूसरा एपिग्लोटाइटस आ जाएगा। जो एपिग्लोटाइटस है इसकी हिस्ट्री तकरीबन ऑलमोस्ट आपको लीनियर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो एज होती है वो स्पेसिफिक होती है कि ये 2 से लेकर 7 साल का बच्चा होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट, डिस्फेजिया, डिस्निया, स्ट्राइडर हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर थंब साइन देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो एपिग्लॉटिस है वो रेड और स्वालन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी टिपिकल हिस्ट्री होती है। ठीक हो गया, तो आपने इसको देख लेना। जबकि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी के अंदर क्या होगा, क्विंसी के अंदर भी सलाइवा की ड्रिलिंग होती है। अच्छा, ये बात नोट कर लेना कि क्विंसी प्लस लैटरल नेक मास, ओके, वो पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिट्रोफेरेंजियल एब्सेस बता देगा। ठीक हो गया, रिट्रोफेरेंजियल एब्सेस। और ड्यूट्रोफेरेंजियल एब्सेस के जो टॉन्सिल होते हैं ना, वो पुश्ड हो जाते हैं, एक साइड पे धकेल दिए जाते होते हैं टू द मिड लाइन। और जो रिट्रोफेरेंजियल एब्सेस है, ये टॉन्सिलेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन होती है, खासतौर पर जो लेट वाली कॉम्प्लिकेशन है ना, ओके, लेट नहीं बल्कि हम कह सकते हैं डिलेट कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि इसकी एक होती है, एक इमीडिएट होती है, एक डिलेट होती है। बाकी कॉम्प्लिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टॉन्सिल पिलर और जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये कंजस्टेड होते हैं, स्वैलन होते हैं, यूवुला एक साइड पे धकेल दिया जाएगा, म्यूकोपस नजर आएगी, सर्विकल लिम्ब वेडिनोपैथी देखने को मिलती है, और लास्ट में क्या होगा, टॉर्टिकोलिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मोटी मोटी आपको चीज़ें मैंने बता दी। उसके अलावा यहाँ पे जो टॉन्सिलेक्टमी करनी है वो इंटरवल की जाती है, 4 से लेकर 6 हफ्तों के बाद की जाती होती है, आफ्टर एन अटैक ऑफ क्विंसी। ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद है वैक्स। वैक्स इज मेड अप ऑफ, वैक्स एक सीरोमिनस ग्लैंड से बनी होती है। अब सीरोमिनस ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, अब ये सीरोमिनस ग्लैंड आपको देखने को मिलता है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस में देखने को मिल सकते हैं। और याद करना है कि अगर कोई बंदा पानी के अंदर चला गया है तो जो वैक्स होती है जिसमें इम्पैक्टेड हुई हुई है, पहले से वैक्स पड़ी हुई है कान के अंदर, वो सूज जाएगी मतलब स्वेलन हो जाएगी, वो आगे इम्पैक्टेड वैक्स करवा देगी, और इम्पैक्टेड वैक्स की वजह से आपको टिनाइटस देखने को मिल सकता है, गिडिनेस देखने को मिल सकती है। और इसकी टिपिकल हिस्ट्री मैंने क्या बताई है कि जैसे ही पानी एंटर होगा एयर कैनाल में, जैसे कोई नहा रहा है या स्विमिंग कर रहा है, तो वैक्स स्वेलअप हो जाएगी। ओके, और वो अल्सरेट भी कर सकती है मियोटिस की स्किन को, जिसकी वजह से ग्रैन्युलोमा बन जाएगा, जिसको बोलते हैं वैक्स ग्रैन्युलोमा। और इसके अंदर एक और बात रट्टा मारनी है कि इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम सिरिंजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ट होती है। और यहाँ पर एक और बात भी देख लेना कि अगर वैक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए 5% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ, या इक्वल जिसमें ग्लिसरीन वाटर इक्वल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड पैराफिन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन 2% हम ये यूज़ कर सकते होते हैं। तो ये वैक्स रिलेटेड एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर लिया है।
इसके बाद 2000 के पे डिप आ गया तो ये ऑटोसेक्लोरोसिस है और इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको बोलते हैं कार हार्ट नोच। और ये आपको किस में देखने को मिल सकती है, बॉन्ड कंडक्शन कर्व में डिप हो जाता है। लेकिन अगर एयर कंडक्शन बॉन्ड कंडक्शन दोनों में डिप आ जाए 4K पे आ जाए तो उसको बोलते हैं अकोस्टिक डिप। और अकोस्टिक डिप आती है नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस में। अब ऑटोसेक्लोरोसिस वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से SCQ भी आते हैं, MCQ भर भर के आते हैं और बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। मैं इसको चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको बार बार ये टॉपिक मुश्किल ना पैदा करे। तो ऑटोसेक्लोरोसिस को ऑटोसेपोंजियोसिस कहते हैं। ये कोक्लिया को भी इन्वॉल्व कर सकता है, स्टेपीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। और ये ज़्यादा इन्वॉल्व करता होता है फिस्टुला एंड फिस्ट्रम वाली साइड को। फिस्टुला एंड फिस्ट्रम क्या होती है, वो साइड होती है जो कि ओवल विंडो वाली साइड होती है। इन फ्रंट ऑफ ओवल विंडो आपको ओपनिंग देखने को मिलती है, एरिया देखने को मिलता है, उसको फिस्टुला एंड फिस्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर स्टेपीडियल ऑटोसेक्लोरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक और बात देख लेना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है, वेरिएबल एक्सप्रेसिटी होती है, ओके। और ज़्यादा फीमेल में अफेक्टेड होती है। 30 साल की फीमेल है, प्रेग्नेंट है और अगर उसको बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिल रहा है तो ये क्या होगा, ऑटोसेक्लोरोसिस या ऑटोसेपोंजियोसिस से हटके कुछ भी नहीं हो सकता बाकी। और उसके अंदर ये मेनोपॉज के दौरान बढ़ जाता होता है। एक और बात नोट कर लेना कि ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा से एसोसिएटेड होता है, मीजल्स और पेजेड डिजीज की वजह से भी होता है, क्योंकि पेजेड डिजीज भी बोन की और ये भी बोन की असल में है, ओके। और इसकी टाइप्स पूछ ले तो तीन टाइप बता देना। स्टेपीडियल जिसके अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, कॉक्लियर जिसमें सेंसरी न्यूरल होगा, और मिक्स्ड या हिस्टोलॉजिकल या मिक्स्ड है जिसके अंदर आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। और इसके सिम्पटम के अंदर एक और बात नोट कर लेने का, सिम्पटम में पैराक्यूजिस विलिजी है, फ्लेमिंगो श्वार्ट्ज साइन, ये साइन आ जाएगा, ठीक है। कारहार्ट नोच आ जाएगा, AS देखने को मिलेगी, कर्व देखने को मिलेगी टिम्पैनोमेट्री वाला, ओके। और इसके अलावा स्टेपीडियल रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा। सोडियम फ्लोराइड ठीक करते हैं, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेपिडॉक्टमी या स्टेपिडॉटमी है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, स्टेपिडॉटमी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर स्टेपिटेक्टमी भी दिया हो तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ऑटोसेक्लोरोसिस का। वर्टाइगो, टिनाइटस, ओरल फुलनेस, ये ट्राइड है किस डिजीज का, मीनियर डिजीज का। मीनियर डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप होता है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंडोलिम्फेटिक ऑर्गन है ना वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं एंडोलिम्फेसिस में। ट्राइड क्या होता है, नंबर 1 वर्टाइगो जो कि एपिसोडिक होता है, सडन होता है, अटैक्स के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे टिलियो फिनोमिना होता है। टिलियो फिनोमिना में जो लाउड साउंड होती है ना, तेजी से अगर कुछ चिल्लाया तो उसकी वजह से वर्टाइगो हो जाएगा। फिर क्यों होती है, क्योंकि जो सैक्यूल है वो डिस्टेंडेड है तो वो अगेंस्ट स्ट्राइक करता होता है स्टेपीज की फुट प्लेट को, तो उसको बोलते हैं टिलियो फिनोमिना। नंबर 2 सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। पहले वर्टाइगो होता है, इसके बाद आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है जो कि फ्लक्चुएटिंग होता है, ओके, फ्लक्चुएटिंग होता है, ओके। सॉरी। इसके बाद एक और बात नोट कर लेना कि अच्छा जो फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है वो आपको 4 कंडीशन में देखने को मिलता है। नंबर 1 सिफिलिटिक लेबरंथाइटिस, नंबर 2 पेरिलिम्फेटिक फिस्टुले, नंबर 3 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर या ऑटोइम्यून लेबरंथाइटिस, और नंबर 4 मेनियर डिजीज है। तो ये फ्लक्चुएटिंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मेनली हम कहेंगे। इसके अलावा इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको डिप्लाक्यूसिस देखने को मिल सकती है, टिनाइटिस आपको देखने को मिल सकती है जो कि रोरिंग साउंड होती है, ठीक हो गया, ओके। और लास्ट में ओरल फुलनेस आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा मीनियर डिजीज। और मीनियर डिजीज के 4 होते हैं हमारे वेरिएंट होते हैं, कोक्लियर हाइड्रोप, वेस्टिब्यूलर हाइड्रोप, इसके बाद ड्रॉप अटैक जिसको टोबारिकन ओटोलिथिक क्राइसिस कहते हैं, क्योंकि ये क्यों होता है, ये सडन ड्रॉप अटैक होता है विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें आपको वर्टाइगो, फ्लक्चुएशन ऑफ हियरिंग लॉस नहीं देखने को मिलता। तो लास्ट में लर्मोई सिंड्रोम है। और लर्मोई सिंड्रोम के भूल जाते हैं कि तरतीब क्या होती है, तो उसका निमोनिक है HTV। हमारे पहले ज़माने में HTV वाला चैनल आता था, ओके। तो H से क्या हो जाएगा, H से आपका हियरिंग लॉस आ जाएगा, T से आपका आ जाएगा टिनाइटिस आ जाएगा, फिर इसके बाद वर्टाइगो देखने को मिलेगा, HTV, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारे MCQ पॉइंट करवा दिए हैं मीनियर डिजीज के। इसके बाद आ जाते हैं, सिनेरियो था नेजल स्वेलिंग है, नो पेन नो फीवर। अब नो पेन नो फीवर दैट मीन्स कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन के चांसेस खत्म हो चुके हैं। अगर यहाँ पे पेन और फीवर होता तो इन्फ्लेमेशन की वजह से एब्सेस, और एब्सेस की वजह से क्या था, सेप्टल एब्सेस बन जाती, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पेन फीवर नहीं है तो ये सेप्टल हीमाटोमा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। इसको अपने पॉइंट्स को दोबारा बता दो कि इसमें आपको पेन फीवर यानी इन्फ्लेमेशन की अगर चीज़ें देखने को मिल रही है ना तो वो सेप्टल एब्सेस को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन की चीज़ें नहीं देखने को मिल रही, अगर वो वैसे ही कंप्रेस कर रहा है मैकेनिकली हमारे नेजल कैविटी को, बायलैटरल है, और नोज के फ्रैक्चर के बाद, क्योंकि नोज का फ्रैक्चर है, नोज हमें प्रोमिनेंट बोन होती है ना, तो अगर वो टूटेगी ना तो उसकी वजह से आगे ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, किसके दरमियान, पेरिकोर्डियम के दरमियान और नेजल कार्टिलेज के दरमियान, ठीक हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टल हीमाटोमा कहते हैं, ओके। बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन सेप्टल एब्सेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेंडरनेस होती है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपने नोट कर ली है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट मिक्स कर देती है, सेप्टल हीमाटोमा की कॉम्प्लिकेशन, सेप्टल एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन। तो आपको सिंपल सा बताता हूँ। पहले
सेप्टल हीमाटोमा होगा, फिर सेप्टल एब्सेस होगी, फिर सेप्टल परफोरेशन होगा। यानी सेप्टल हीमाटोमा की कॉम्प्लिकेशन सेप्टल एब्सेस और सेप्टल एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन क्या है, सेप्टल परफोरेशन होती है। तो जो सेप्टल हीमाटोमा की कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1 है कि जब सेप्टम वो परमानेंटली थिक हो जाएगा ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। नंबर 2 आपने नोट करना है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो सेप्टल एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 3 कार्टिलेज की नेक्रोसिस होगी। नंबर 4 डाइजेशन हो जाएगी किसकी, सॉरी डिप्रेशन हो जाएगी नेजल डॉर्सम की, जिसको बोलते हैं सुपराटिव डिप्रेशन, जिसको हम सेडल नोज भी कहते होते हैं। जबकि सेप्टल एब्सेस की जो कॉम्प्लिकेशन आपने इसको 2 में डिवाइड कर देना, ठीक है। नंबर 1 आपकी कॉस्मेटिक आ जाती है, नंबर 2 इंट्राक्रेनियल आ जाती है। ओके, इंट्राक्रेनियल में मेनिंजाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस आ जाएगा, जबकि आपकी कॉस्मेटिक के अंदर आपके सुपराटिव डिप्रेशन और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सेप्टल परफोरेशन आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट यूक्यू करवा दिया आपका सेप्टल हीमाटोमा का, सेप्टल एब्सेस का। और एक और बात देख लेना, जब भी किसी जगह पे एब्सेस बनती है तो आपने क्या करना होता है, इंसिजन और ड्रेनेज करना होता है। जो आपने इंसिजन देना वो आपने इसके डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एब्सेस में देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक हो गया। फिर आपने जो पीस ऑफ निजल म्यूकोसा उसको आपने एक्सरसाइज करना होता है, पस को आपने ड्रेन कर लेना है, और फिर आपने क्या करना है, इंसिजन को आपने रीओपन करना है डेली फॉर 2 to 3 डेज। ये भी एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और लास्ट में आपने एंटीबायोटिक देनी होती है। जबकि सेप्टल हीमाटोमा में जो स्मॉल है तो आपने इसको क्या करना होता है, सक करना होता है, स्पाइर करना होता है विद अ वाइट बोर्ड नीडल। लेकिन अगर लार्जर है तो फिर आपने इंसिजन ड्रेनेज करनी है। और यहाँ पे जो इंसिजन ड्रेनेज है ना, वो आपने नेजल फ्लोर के एंटीरो पोस्टीरियर इंसिजन देना, यानी जो नेजल फ्लोर है उसे पैरेलल देना होता है, एंटीरो पोस्टीरियर इंसिजन आपने देना होता है। और फिर आपने नेजल पैकिंग करनी होती है टू प्रिवेंट द रीएक्युमुलेशन, और बायलैटरल नेजल पैकिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आई थिंक टाइम का थोड़ा सा कमी है तो हम जल्दी हम इसको कर लेते हैं। इचिंग, वाटरी डिस्चार्ज एंड द करस्ट। ओके, इचिंग आ गया है, वाटरी डिस्चार्ज, ओके, करस्ट और वाटरी डिस्चार्ज इंडिकेट करती है कि कोई एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी, और हाइपर सेंसिटिविटी आपको या तो एलर्जन की वजह से हो सकती है या फंगल हाइफी की वजह से देखने को मिल सकती है। उसके अलावा करस्टिंग भी है। तो ये क्या बता रही है, ऑटोमाइकोसिस बता रही है। किस कंडीशन को इंडिकेट करिए, ऑटोमाइकोसिस। ओके, अब ऑटोमाइकोसिस चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम का थोड़ा सा डेफिशिएंसी थी, लेकिन चलो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ऑटोमाइकोसिस किन किन फंजाई की वजह से हो सकती है, सबसे मोस्ट कॉमन तो एस्परजिलस नाइगर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और कैंडिडा अल्बाइकेना, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये हॉट एनवायरनमेंट में देखने को मिल सकते हैं। हॉट एनवायरनमेंट में आपको और कंडीशन भी देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये भी हॉट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट पे होता है। जो हमारा वो होता है रिनाइटिस सिका, ये भी आपको जो काफ़ी गर्म एरिया में काम करते होते हैं, लाइक आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ है, उनमें भी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो होगा इसमें आपको इंटेंस इचिंग देखने को मिलेगी। नंबर 2 वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ओके, और वाटर डिस्चार्ज के साथ आपको जो ऑर्डर देखने को मिलेगी वो मस्टी ऑर्डर होते हैं और एयर ब्लॉकेड होगा, ठीक है। और एक और बात नोट कर लेना कि जो एस्परजिलस नाइगर होता है, नाइगर है तो ब्लैक इसके फिलामेंटस ग्रोथ है। फ्यूमिगेटस है, ओके, फ्यूमिगेटस में क्या होती है, पेल ब्लू और ग्रीन होती है, और कैंडिडा के अंदर आपको व्हाइट क्रीमी डिपॉजिट देखने को मिल सकती है। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है। और ऑटोमाइकोसिस का ट्रीटमेंट पूछे तो ट्रीटमेंट का आपने रट्टा मारना है कि सबसे पहले एयर टॉयलेट करेगा। एयर टॉयलेट के अंदर तमाम डिस्चार्ज एपिथेलियल डेब्रिस को निकाल देंगे। एयर टॉयलेट भी आप 3 तरीकों से करते हैं, सिरिंजिंग से, मॉपिंग से और सक्शन से करते होते हैं। इसके बाद एंटी फंगल ड्रग एजेंट यूज़ करेगा, फॉर एग्जांपल क्लोट्रिबाजोल, पॉविडीन, आयोडीन, 10% सैलिसाइलिक एसिड, अल्कोहल है। ओके, एंटीबायोटिक प्रिपरेशन भी साथ देते होते हैं। ओके, इसके बाद है एटिको एंट्रल ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस अब DOC लिखा हुआ है और आगे वो बताया हुआ है, कहने का मतलब है कि सर्जरी का नाम लिया हुआ है। तो मॉडिफाइड रेडिकल कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, इसने तो 2 सर्जरी को आपस में मिक्स कर दिया होता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ दोनों का, रेडिकल मास्टोडेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी किन किन कंडीशन में की जाती होती है, ताकि आपको सारा एक्सप्लेन हो जाए। सबसे पहले कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, जिसको सिंपल या कंप्लीट मास्टोडेक्टमी या श्वार्ट्ज ऑपरेशन में कहते हैं। मास्टोडेक्टमी यानी यहाँ पे ऑपरेशन होगा मास्टॉइड के ऊपर। तो यहाँ पे करेंगे क्या, जो मास्टॉइड के एयर सेल्स है बहुत सारे होते हैं, उनको एक्सेंट्रेट कर देंगे। ओके, उनकी एक सिंगल कैविटी बनाएंगे, मतलब 1000 सेल है उनको एक सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनकी कॉम्प्लिकेशन, सॉरी इंडिकेशन क्या होता है, आप इसको मास्टोइडाइटिस में करते हैं, खासतौर पर एक्यूट कोएलिसेंट मास्टोइडाइटिस में। नंबर 2, अगर ASOM ठीक नहीं हो रहा और रिजर्वायर साइन है, रिजर्वायर साइन का मतलब है जैसे आप बस को ट्रेन करते हैं तो वापस वो फिल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा मास्टोइडाइटिस, सिंपल ये मास्टोइडाइटिस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और लास्ट में है कि ये दूसरी सर्जरी के साथ मिलकर की जाती है, फॉर एग्जांपल एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी। अब एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी किसमें की जाती होती है, ये की जाती होती है आपके मेनिया डिजीज के अंदर। डिकम्प्रेशन ऑफ फेशियल नर्व, ये किस कंडीशन में की जाती है, ये की जाती है बेल्स पाल्सी के अंदर। और लास्ट में ट्रांसलेबरेंथाइन या रेट्रोलेबरेंथाइन प्रोसीजर, ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है अकॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर। तो रट्टा मार लेना कि कॉर्टिकल रेडिकल मास्टॉइड या मेनिंगोप्लास्टी, इसके अंदर पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, पेशेंट लेटा हुआ होगा, उसका फेस एक साइड पर टर्न होगा और जिस कान को उसने देखना है वो ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल लेटा हुआ होगा, ठीक है। तो यह कॉमन पोजीशन है। अब बात है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी। अच्छा, रेडिकल मास्टोडेक्टमी के अंदर क्या होता है, रेडिकल मास्टोडेक्टमी के अंदर आप क्या करते हैं,
मिडल ईयर और मास्टोइड से डिजीज़ को रिमूव करते हैं, लेकिन हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते और बाकी सब चीज़ों को निकाल देते हैं। लेकिन मॉडिफाइड के अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड के अंदर हेयरिंग मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। उसमें जो डिजीज़ होता है मॉडिफाइड के अंदर एटिक और एंटरम की तरफ लोकलाइज्ड होता है। तो इसकी इंडिकेशन क्या होती है, कोलिस्टिटोमा अगर एटिक और एंटरम को कवर कर रहा है, या लोकलाइज्ड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। बस ये दो इंडिकेशन है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी की। लेकिन अगर जो रेडिकल मास्टोडेक्टमी है इसकी इंडिकेशन क्या होती है, अगर कोलिस्टिटोमा रिमूव ना किया जा सका हो, या फिर प्रीवियस अटेम्प्ट किया वो फेल हो गई हो, ठीक है, या फिर आपने क्या करना हो, बिनाइन ट्यूमर निकालना हो या मलिग्नेंट ट्यूमर निकालना हो, किसका, मिडल ईयर का, और लास्ट में क्या आ जाएगा, आपको पेट्रस एपेक्स की तरफ जाना हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर एटिको एंट्रल है तो एटिको एंट्रल के लिए क्या करते होते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर एटिक और एंट्रम की तरफ है तो हम क्या करोगे, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी। इसने कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी पता नहीं क्यों ऐड कर दिया है, आई डोंट नो, ठीक है। तो आपको मैंने एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और स्केच भी बना हुआ है, उसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको पता है कि सीएसओएम को दो में डिवाइड करते हैं, विदाउट कोलिस्टिटोमा जिसको ट्यूबर टिम्पैनिक, और विद कोलिस्टिटोमा जिसको हम कहते हैं एटिको एंट्रल कहते हैं। अब एटिको एंट्रल के अंदर आपने केनाल वाल डाउन और केनाल वाल ऑपरेशन करना होता है, विद और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी, ठीक है। टिम्पैनोप्लास्टी के अंदर क्या करते हैं, मिडल ईयर को हम रिपेयर करते होते हैं, ठीक हो गया ये हमारा। जबकि मेनिंगोप्लास्टी क्या होता है, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए होता है, ठीक है। ओके, अब जो किनाल वाल डाउन है, किनाल वाल डाउन के अंदर क्या होगा, वाल डाउन का मतलब है कि किनाल गिर गई है, दीवार गिर गई है। क्यों गिर गई है, बिकॉज आपने पोस्टीरियर मीडियस वाल को निकाल दिया है। तो ये एटिकॉटमी में करते होते हैं। ओके, एंड इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और एटिकॉटमी होती है, ठीक हो गया। तो ये मॉडिफाइड रेडिकल एटिकॉटमी किसके लिए की जाती है, एटिको एंट्रल में की जाती है, किनाल वाल डाउन में। जो किनाल वाल अप है इसमें आपको कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी आ जाती है, पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच आ जाएगी, क्लियर। ये दो चीज़ आपने रट्टा मार लेनी है, पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी और कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी किनाल वाल अप और किनाल वाल डाउन का क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया कि किनाल वाल डाउन के अंदर आपने क्या करना है कि जो यहाँ पे जो अपने क्या करना होता है, पोस्टीरियर मीडियल वाल को निकाल देना होता है, यानी जो यहाँ पे विएटस होता है ना, वाइडली ओपन होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है किसके साथ, मास्टोइड के साथ, ठीक हो गया। अब किनाल वाल डाउन के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ओके, अब फ़ायदे ये होते हैं कि आपने ये देखना है कि इसमें डिज़ीज़ का रिकरेंस आपको खत्म हो जाता है, इसमें आपको सेकंड सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो दो इसके फ़ायदे हो गए। 3 इसके नुकसानात क्या है? 3 नुकसानात ये है कि आप हियरिंग एड इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। नंबर 3, आपको डॉक्टर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा फॉर क्लीनिंग मास्टोइड एक्टिविटी। तो ये तो हो गया सीएसओ विद कोलिस्टियोटोमा। विदाउट कोलिस्टियोटोमा तो आपने इसको 2 में डिवाइड कर देना, वेट परफोरेशन और ड्राई परफोरेशन। वेट परफोरेशन का निमोनिक होता है पास्ट, ओके। पी से आपका प्रिकॉशन आ जाएगा, ए से ओरल टॉयलेट है, एस से सिस्टेमिक और टी से टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक है। तो ये हो गया वेट के लिए। वेट का मतलब है इन्फ्लुएंस, यानी इन्फ्लुएंजा करो, इन्फ्लेमेशन का फ्लूइड है। अगर ड्राई परफोरेशन है तो ड्राई है मतलब इन्फ्लेमेशन खत्म हुई पड़ी है। तो आपने क्या करना होता है, मेरिंगोप्लास्टी करनी होती है, टिम्पैनोप्लास्टी। मेरिंगोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, मेरिंगोप्लास्टी का मतलब होता है, मेरिंगो मीन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयर या ग्राफ्ट से रिपेयर करना होता है, ठीक हो गया। ओके, तो एक होता है मेनिंगोटमी, लेकिन ये मेनिंगोटमी वो टिम्पैनोस्टमी होती है जिसमें सुराख करते होते हैं, लेकिन ये मेनिंगोप्लास्टी होती है, ठीक है। मेनिंगोप्लास्टी में ऐसा होता है कि जो रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर होता है ना, वो कहाँ पे होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को रिपेयर करने के लिए, यानी रिपेयर करना टीएम के परफोरेशन को। जबकि टिम्पैनोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि आपने डिजीज को इरेडिकेट करना मिडल ईयर से और हियरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है विदाउट मास्टोइड सर्जरी और विद और विदाउट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग, ठीक हो गया। यानी आपने ओसिकल्स की रिकंस्ट्रक्शन करनी है विद और विदाउट ब्रिंकोप्लास्टी, और लास्ट में टिम्पैनोप्लास्टी विद मास्टोडेक्टमी है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, मास्टोइड के अंदर भी आपने डिजीज को एरेडिकेट करना और हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है विद एंड विदाउट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग है। तो ये हमारे, आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हम जल्दी से तैयार करते हैं क्योंकि आप टाइम का थोड़ा सा भुगतान है। सुप्राग्लोटिक एरिया, सुप्राग्लोटिक एरिया में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से कौन सा होगा, उसकी वजह से आपको इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। स्ट्राइडर क्या होता है, स्ट्राइडर नॉइजी ब्रीदिंग होती है, आपको नॉइजी ब्रीदिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन थ्रू द नैरो पैसेजवे। टर्बुलेंट एयर फ्लो होता है थ्रू द नैरो एयर पैसेजवे। तो इंस्पिरेटरी होता है, इंस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन ऑफ सुप्राग्लोटिस और फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स या सुप्राग्लोटिस, क्योंकि फेरिंग्स पीछे पड़ा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लैरिंजोमेलिशिया या रिटर्नोफरेंजियल एब्सेस, जिसमें इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है। इसके बाद जो एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर है, अच्छा, जो बाइफेजिक होता है दिव्यांग में होता है, यानी वो ग्लोटिस, सबग्लोटिस और सर्विकल ट्रैकिया इसके लेयर में देखने को मिल सकता है। लाइक आपको सबग्लोटिस में लारिंजियल पैपिलोमा हो सकता है, मोस्ट कॉमन बिनाइन लिगेना हॉर्सनेस होती है, 2 से लेकर 5 साल को इन्वॉल्व करती है। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस जो कि ग्लोटिस की होती है, और सबग्लोटिक स्टेनोसिस आपको देखने को मिल सकती है, क्लियर।
इसके अलावा जो एक्सपायरेटरी होता है उससे नीचे देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल थोरेसिक अयोर्टा, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंका, इसके अंदर ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी या ट्रैकियल स्टेनोसिस वगैरह हो सकती है। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग कॉजिंग रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा। रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा का मतलब है कि अगर आप टॉपिकल डिकंजेस्टेंट लेते हो, नेजल डिकंजेस्टेंट लेते हो, तो ज़्यादा लेने की वजह से आपको रीबाउंड हो जाती है रिनाइटिस। तो उसको क्या बोलते हैं? रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा। तो रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा किसकी वजह से होती है? टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट की वजह से हो सकती है। वो असल में यहाँ पे नाम पूछ रहा है। ओके, टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट के अंदर फिनाइलेफ्रिन, ज़ाइलोमेटाजोलोन, ऑक्सीमेटाजोलोन यूज़ किए जाते हैं। और ये रट्टा मारना किन-किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है? ये आपको बहुत सारी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल आप इसको एडिनॉइड में भी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको कहने का मतलब है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है? लेकिन वेसोमोटर रिनाइटिस के अंदर हम क्या करते हैं? वीडियन न्यूरेक्टमी करते होते हैं। हाँ, उसको यूज़ कर सकते हैं, नेज़ल डिकंजेस्टेंट को इतना फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? लेकिन वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडिनोकार्सिनोमा इन अ पर्सन। तो जो एडिनोकार्सिनोमा खास तौर पर ये उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस जगह का था। असल में ये पैरानेजल साइनसिस का था। जो पैरानेजल साइनसिस का जो एडिनोकार्सिनोमा होता है ना, वो वुड डस्ट की वजह से होता है, ठीक हो गया? एक और भी कार्सिनोमा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, असल में ये एडिनोकार्सिनोमा किसका? एथमोइड का है, ठीक है? तो एडिनोकार्सिनोमा किसका? एथमोइड का। तो फर्नीचर इंडस्ट्री या वुड इंडस्ट्री में, यानी फर्नीचर वैसे वुड का, लकड़ी का ही बना होता है, ठीक है? तो ये जो वुड डस्ट की वजह से क्या होगा? एडिनोकार्सिनोमा किसका? एथमोइड को और अपर नेजल कैविटी का। लेकिन अगर वो निकल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है, तो निकल के अंदर क्या होता है? इसका निमोनिक है नासा, ओके? एन से क्या होगा? निकल हो जाएगा। एस से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा किसका? पैरानेजल साइनसिस का, ठीक हो गया? तो ये मैं दोनों एमसीक्यू बता दिया है। इसके बाद टाइप बी टिम्पैनोग्राम। टाइप बी टिम्पैनोग्राम ये क्या होता है? हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया में आपको देखने को मिल सकता है। आपको याद कैसे करना है? बी का मतलब भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ है, सीरस ओटाइटिस मीडिया में पानी भरा हुआ होता है। तो टिम्पैनोमेट्री के अंदर ओके, आपको और चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, ओके? और आपको कर्व्स आपको बता देता हूँ सारी, ओके? तो टिम्पैनोमेट्री के अंदर एक तो होती है, सॉरी टिम्पैनोग्राम है, ओके? टिम्पैनोग्राम, वैसे टिम्पैनोमेट्री के अंदर टिम्पैनोग्राम के अंदर, तो टिम्पैनोमेट्री में बोल लेता हूँ। टाइप ए आपका नॉर्मल टिम्पैनोग्राम होता है। जो टाइप एएस होता है, टाइप एएस, एएस का मतलब शॉर्टर और एस का मतलब सक्लेरोसिस। तो आपको ऑटोसक्लेरोसिस में स्टिमुलस की फिक्सेशन में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो कंप्लायंस होती है रिलेटिवली लो होती है, ओके? एडी है, एडी। एडी का मतलब थोड़ा हाई है, ज़्यादा, यानी डी का मतलब डिसकंटिन्यूटी है। तो ये आपको ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी या थिन एंड लैक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया? एडी का मतलब है हाई कंप्लायंस है। बी का मतलब है भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है ना, वो फ्लैट या डूम शेप होता है। ये आपको थिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या मिडल ईयर फ्लूइड, फॉर एग्जांपल सीरस ओटाइटिस मीडिया में देखने को मिल सकता है। टाइप सी का मतलब है ओके, मैक्सिमम कंप्लायंस विद अ नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपको किसमें देखने को मिलेगा? ये आपको रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा, और उसमें आपको कभी-कभार फ्लूइड भी हो जाएगा। तो अगर रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो आपको टाइप सी आ जाएगा, ओके? अगर बी है तो थिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, एडी है तो थिन और लैक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये बात नोट कर लेनी है। इसके बाद है स्लीप एपनिया, ओके? स्लीप एपनिया वेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके? अब इस एमसीक्यू का क्या मतलब है? पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए स्लीप एपनिया में होता क्या है, ओके? अच्छा, स्लीप एपनिया ये असल में ना, ये उस चीज़ की वजह से कह रहा है कि मेरे ज़हन से निकल गया। ट्रैकियोस्टमी के कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं स्लीप एपनिया। अच्छा, मैं दूसरे चैप्टर के हवाले से बता रहा था, लेकिन असल में ये ट्रैकियोस्टमी के हवाले से उसने कहा हुआ है कि जब ट्रैकियोस्टमी करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्लीप एपनिया, ओके? तो ट्रैकियोस्टमी के कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक इसका एपनिया होता है, जो यहाँ पर स्लीप एपनिया लिख दिया है, हालांकि स्लीप एपनिया चलो मान लेती है कि यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सडन वाश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या किया उस पेशेंट में जिसमें प्रोलॉन्ग रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसमें जैसे ही आपने किया ट्रैकियोस्टमी किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकल गया, जिसकी वजह से बंदा उसमें चला गया, एपनिया में चला गया है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 5% कार्बन डाइऑक्साइड देना होता है। मैं उसको स्लीप एपनिया के हवाले से बता रहा था, ठीक है? अब इसकी कॉम्प्लिकेशन को, ट्रैकियोस्टमी की कॉम्प्लिकेशन को आपने 3 में डिवाइड करना होता है। इंटरमीडिएट आ जाएगा, इमीडिएट आ जाएगा, लेट आ जाएगा। जो आपका इमीडिएट होती है ना, उसमें इमीडिएट में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो आपको आपको क्या देखने को मिलेगा? नीमोथोरेक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एपिकल प्लूरक इंजरी हो गया, ओके? आपको स्पायरेशन ऑफ ब्लड देखने को मिल सकती है, आपको इंजरी देखने को मिल सकती है इसोफेगस को, या फिर इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर को हो सकती है, लाइक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, ओके? हैमरेज देखने को मिल सकता है, एपनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है? इंटरमीडिएट के अंदर क्या होगा? इंटरमीडिएट के अंदर ब्लॉकिंग ब्लीडिंग हो सकती है, ओके? ओके, इसके अलावा लोकल वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, एटिलैक्टेसिस हो सकती है, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा हो सकता है, ओके? ट्रैकियाइटिस या ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। लेट के अंदर क्या होगा? लेट आपका प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से देखने को मिलेगा। जब भी ट्यूब को ज़्यादा यूज़ करोगे ना, तो इसमें आपको फाइब्रोसिस या स्टेनोसिस देखने को मिल सकती है। नंबर 1 तो हैमरेज हो सकता है, नंबर 2 सबग्लोटिक स्टेनोसिस हो सकती है, नंबर 3 ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकती है। और जब ट्यूब को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करोगे, तो एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाएगी, जिसको फिस्टुला कहते हैं, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, ट्रैकियोक्यूटेनियस फिस्टुला, या डीकैनुलेशन नहीं हो पा रही, या स्कार बन गया है, या क्रॉयन हो गया ट्रैकियोस्टमी ट्यूब की, और उसकी स्पायरेशन हो गया कंटेंट की, ठीक हो गया? तो आपने इसको नोट कर लेना है। क्लियर?
तो ये तो हो गया हमारा ट्रैकियोस्टोमी की कॉम्प्लिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा था। इसके बाद है मोस्ट सीरियस इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी मेनिंजाइटिस होती है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी इसने मेनिंजाइटिस को ही फेवर करा। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप की कॉम्प्लिकेशन होती है, किसकी? सीएसओएम की या सिंपल हम सुपरलेटिव टाइटस मीडिया की, ठीक है? बस मैं सीएसओएम बोलता हूँ क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ईएसओएम के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन को 2 में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्राक्रैनियल आ जाएगा और इंट्राक्रैनियल। एक्स्ट्राक्रैनियल को इंट्राटेम्पोरल भी बोलते होते हैं, यानी टेम्पोरल साइड पे आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो जो मोस्ट सीरियस होती है, ओके, तो वो कौन सी होती है? मेनिंजाइटिस होती है। एक्यूट में भी हो सकती है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया भी हो सकती है। बच्चों में एक्यूट होती है और बड़ों में क्रॉनिक की वजह से देखने को मिल सकती है, ड्यू टू क्रॉनिक मिडिलर इन्फेक्शन है। तो आपने इसको 2 में डिवाइड करना। अच्छा, जो आपका इंट्रा टेम्पोरल है या एक्स्ट्रा क्रेनियल है, इंट्रा टेम्पोरल के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो मास्टरडाइटिस होती है। इसके अलावा पेट्रोसाइटिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, लेब्रेंथाइटिस हो गया, क्लियर? लेब्रेंथाइटिस हो गया। इसके अलावा इंट्राक्रैनियल के अंदर सबड्यूरल, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑप्टिक हाइड्रोसेफलस और मेनिंजाइटिस, ये सब चीज़ें हो सकती है, क्लियर? और यहाँ पे आपको साइन देखने को मिलेगा मास्टरडाइटिस में, वो कौन सा साइन होता है? रिजर्वायर साइन देखने को मिलेगा, लाइट हाउस इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर, मोस्ट कॉमन साइट मेटास्टेसिस। अब यहाँ पे या तो किसी कैंसर के हवाले से पूछ रहा है कि नेजोफेरेंजियल कैंसर या किसी और कैंसर के हवाले से पूछ रहा है। अब मुझे सही पल्ले नहीं पड़ रहा कि किस कैंसर के बारे में बात कर रहा है। चलो, नेजोफेरेंजियल कैंसर के बारे में अगर बात कर रहा होगा तो मेटास्टेसिस लंग्स के अंदर होती है, ओके? वैसे नेजोफेरेंजियल कैंसर के सबसे जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो आपके सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी आपको देखने को मिल सकती है, ओके? सर्विकल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होती है, खासतौर पर एंगल ऑफ जा और मास्टॉइड के दरमियान में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे इसने मेटास्टेसिस का कोई बात लिखी हुई है, लंग्स के अंदर होती है। थोड़ा सा मुझे सही समझ नहीं आ रहा है एमसीक्यू के बारे में, तो अगर थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? इसके बाद है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, इस वन सेकंड कैंसर आ गया, एप्स्टीन बार वायरस। अच्छा, 1-2 बातें करवा देता हूँ। जो इसका जो कैंसर है, अभी थोड़ी अजीब सी बात है, बिनाइन ट्यूमर को एंजियोफाइब्रोमा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए सर्जरी करते हैं, लेकिन कैंसर है उसको ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी करते हैं, क्योंकि कैंसर हर जगह पे फैला जाता है, तो कीमो रेडिएशन है, लेकिन जो ट्रीटमेंट और चॉइस है वो रेडियोथेरेपी होती है। लाइक टाइप 1 और टाइप 2 को आपने करने के लिए रेडियोथेरेपी सिर्फ यूज़ करनी है, टाइप 3 और टाइप 4 को आपने कीमो रेडिएशन से आपने ठीक करना होता है, क्लियर? ठीक हो गया? कीमो रेडिएशन है। जो कीमोथेरेपी होती है स्टेज 3 और स्टेज 4 में करते होते हो, क्लियर? ये आपने नोट कर लेनी है। बाकी डायग्नोसिस के अंदर आपने क्या-क्या करना होता है? नंबर 1, आपने ऑडियोग्राम में बायोप्सी लेनी होती है, ओके? इमेजिंग स्टडी और एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन साइन क्या है? सर्विकल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। और यहाँ पे एक होगा ट्रायड, जिसको ट्रोटो ट्रायड बोलते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको न्यूरल्जिया देखने को मिलेगा, टेम्पोरोपैलेटल न्यूरल्जिया, पैलेटल पैरालिसिस हो जाएगी और सीजर कंडक्टिव डेफनेस देखने को मिलेगी ड्यू टू यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेड है, ठीक है? फोसा फ्रोजन मिलर में सबसे ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। किसिंग डिजीज़ इज़, अब अपने पैथो के अंदर जो किसिंग डिजीज़ पड़ी थी ना, वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस था, लेकिन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का ज़िक्र यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे इसने किसिंग डिजीज़ में सिफिलिस को लिखा हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को, ये सिफिलिस आगे फैल जाती है, ओके? नो आइडिया इसके बारे में इतना ज़्यादा, लेकिन सिफिलिस के बारे में बता दूँ, सिफिलिस की वजह से क्या-क्या डिजीज़ हो सकती है। सिफिलिस ये डिजीज़ है जो कि एयर में भी जाएगा, नोज़ में भी जाएगा, थ्रोट में भी जाएगा, ठीक है? अब नोज़ के अंदर ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को? पहले मैं आपको नोज़ के अंदर बता देता हूँ। अब सिफिलिस की वजह से सेप्टल परफोरेशन हो सकती है, खासतौर पर बोनी पार्ट की आपको सेप्टल परफोरेशन हो सकती है, जबकि कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर लेप्रोसी आ जाएगा, टीबी आ जाएगा, और इसके अलावा एक और भी आता है, अच्छा नाम है उसका, ओके? लेप्रोसी है, ल्यूपस वाला। यानी कहने का मतलब है कि हमारे कार्टिलेजिनस पार्ट को उड़ा देती है, लेकिन अब सिफिलिस की वजह से आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, ओके? तो सिफिलिस की वजह से आपको सिफिलिस को आपने 2 में डिवाइड करना है, एक्वायर्ड और कंजेनिटल है। एक्वायर्ड के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आ जाएगा। प्राइमरी के अंदर क्या होगा? नोज़ के अंदर आपको प्राइमरी चैनकर बनेंगे नर्व्स ट्यूब्यूल के ऊपर। सेकेंडरी के अंदर गुमास बनाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ओके? सॉरी, टर्शियरी के अंदर आपको असल में गुमा देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी के अंदर आपको रिनाइटिस देखने को मिलेगा विद द क्रस्टिंग एंड द फिशरिंग इन द नेज़ल वाल्व है, और टर्शियरी के अंदर गुमास बनाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और सेप्टम बोनी पार्ट में आपको ज़्यादा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी हो जाती है, जबकि कंजेनिटल के अंदर अर्ली फॉर्म में स्नफल हो जाएगी, और लेट फॉर्म में आपको कॉर्नियल ओपेसिटी, डेफनेस और हॉचिंसन टीथ भी आपको देखने को मिलता होता है। तो ये तो बात होगी हमारी सिफिलिस की यहाँ पर। अब थ्रोट के अंदर कैसे प्रेजेंट करेगा? थ्रोट के अंदर जब आप आओगे ना लैरिंजाइटिस वाले टॉपिक के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको सिफिलिस देखने को मिलेगा। वहाँ पे सिफिलिस होगा, टीबी ऑफ लैरिंग्स होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके? तो जो सिफिलिस है वहाँ पर, ओके, वहाँ पे जो गुमास होते हैं टर्शियरी स्टेज पर, वो आगे स्मूथ स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ल्यूपस ऑफ लैरिंग्स है, ओके, ये असल में इंडोलेंट ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है। जो टीबी है ये पोस्टीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है, ल्यूपस वाला आपको एंटीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है, खासतौर पर एपिग्लॉटिस को इन्वॉल्व करेगा, उसको उड़ा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वहाँ पे टीबी उड़ाता नहीं है, बल्कि टीबी इन्फ्लेमेशन करा देगा। तो वहाँ पे आपको टर्बन एपिग्लॉटिस देखने को मिल सकता है, सूडोडीमा ऑफ एपिग्लॉटिस। इसके अलावा टीबी के अंदर आपको माउस नेबल्ड अपीयरेंस देखने को मिल सकती है, मैम्युलेटेड अपीयरेंस देखने को मिल सकती है, हाइपरईमिया वोकल कॉर्ड आपको देखने को मिल
सकता होता है। एपिग्लोटिस सबसे पहले इन्वॉल्व करता होता है डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है ल्यूपस वुल्गारिस में। इसके अलावा आपको राइट एपिग्लोटिक फोल्ड की डिस्ट्रक्शन होती है, लास्ट में वेंट्रिकुलर बैंड की आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। ओके इसके बाद डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द एपिग्लोटिस एंड द क्रॉप, तो उनके दरमियान डिफरेंस वगैरह क्या रहेगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, आपने क्या देखनी है, जो बार्किंग कफ होती है वो किसमें देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस में, क्रॉप पे देखने को मिल सकते हैं। जो लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 टाइप 2 की वजह से होता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस 2 से लेकर 7 साल में होता है, जबकि वो 3 महीने से लेकर 3 साल में होता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस सुप्राग्लॉटिक इन्वॉल्व करता है, जबकि वो सबग्लॉटिक इन्वॉल्व करता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के अंदर जो प्रोड्रोमल सिस्टम होती नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोड्रोमल सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, ओके, ये आपने नोट कर लेना है। दोनों के अंदर आपको इंस्पिरेटर स्टार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा वो सब ग्लोटिक इन्वॉल्व करा, सब ग्लोटिक में तो बाइफेजिक स्ट्राइटर होता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, आपका इंस्पिरेटरी स्ट्राइटर होगा। फीवर आपको ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। पेशेंट के लोग एपिग्लोटाइटिस में टॉक्सिक होती है कफ, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में नहीं होती, इसमें आपको बार्किंग कफ देखने को मिल सकती है, सील लाइक हो सकती है। स्ट्राइडर दोनों में होता है, ठीक हो गया, ओके। और डायनोफीजिया किस में होगा, डायनोफीजिया द ड्रूलिंग ऑफ सिक्रेशन, तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होती है। थंब साइन आपको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में, जबकि स्टीपल साइन एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर आपको लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस में होगा। बाकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, लेकिन आपने क्रॉप के अंदर आपने एड्रेनलिन देनी होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि मम्स इन्वॉल्व द, तो मम्स कौन से ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है। और पैरोटिड ग्लैंड की क्या करा देगा, इन्फ्लेमेशन करा देगा। और जब पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड वायरल पैरोटाइटिस, ओके। तो मम्स को क्या बोलते हैं, वायरल पैरोटाइटिस बोलते हैं, ओके। अब इसमें नोट कर लेना, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से लेकर 3 हफ्ते है, मानी पहले इन्फेक्शन होगा, फिर उसके बाद 2 से लेकर 3 हफ्ते में आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो क्लिनिकल है, इसमें आपने फीवर को देखना, फीवर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा, ठीक है। नंबर 2 आपने नोट करना है कि जो पैरोटिड स्वेलिंग है वो सिर्फ एक साइड पे देखने को मिलेगी, ओके, दूसरी साइड पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। लेकिन पैरोटिड के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बाकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर ऑर्काइटिस हो सकता है, पेनफुल टेंडर डस्टिस आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ओफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, पेनक्राटाइटिस हो सकता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, जिसको मेनिंजेंसेफलाइटिस कहते होते हैं, या यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकती है, या दूसरी कॉम्प्लिकेशन में थायरॉइडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस या आर्थराइटिस वगैरह हो सकता होता है, ओके, ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस माइकोटिक ग्लैंड, ओटोमाइकोसिस को 1% भी सेंस नहीं बन रही, ओटोमाइकोसिस माइकोटिक ग्लैंड, ओके। माइकोटिक तो फंजाई से रिलेटेड है, हाँ, फंजाई की वजह से देखने को मिल सकती है, बाकी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेलाडिनाइटिस क्या होता है, सेलाडिनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन। और जब ये सियालाडिनाइटिस हो, ठीक है, सियालाडिनाइटिस में से क्या एमसीक्यू आ सकता है, जो एक्यूट सियालाडिनाइटिस है ना, सियालाडिनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, और सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती है, स्टेफ 4 की वजह से देखने को मिल सकती है। और इसका जो मोस्ट यूजुअल रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो माउथ से होता है, थ्रू द स्टेंसन डक्ट है। तो इसमें जो क्या होता है, सीवियर पेन होती है, एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अगर जा को मूव करोगे तो पेन एग्रेवेट होगा, जो स्टेंसन डक्ट है वो स्वलन हुई पड़ी होती है, सूजी पड़ी होती है, क्लियर। और इसमें आपको WBC ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मोटी मोटी बातें नोट कर ली, एक्यूट सुपरेटिव पैरोटाइटिस की। जबकि जो क्रॉनिक रिकरेंट होता है ना, इसमें जो सियालोग्राफी है उसमें आपको नॉर्मल डक्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल डक्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको स्टेंसन डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हर्पनजाइना कैसे होगा, कॉक्सिकी वायरस के अंदर होगा। अब हर्पनजाइना ये किस टॉपिक में आता है, आपके फरेंजाइटिस वाले टॉपिक में आता है, खासतौर पर जो आपका कौन सा टॉपिक होगा फरेंजाइटिस में भी, जो हमारा ओरोफैरिंग्स होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा फरेंजाइटिस में। तो जो हर्पनजाइना होता है ग्रुप ए कॉक्सिकी वायरस की वजह से होगा। इसमें रट्टा मारने के इसमें आपको वेजिकुलर इरप्शन देखने को मिलेगी, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर और पिलर के ऊपर। जबकि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एब्स्टीन बार वायरस में होता है, इसमें आपको एक्सुडेटिव फरेंजाइटिस, सब में सोर थ्रोट होगा, फीवर तो होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, लेकिन इसमें एक्सुडेटिव फरेंजाइटिस, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली हेपेटाइटिस होगा। साइटोमेगालो वायरस में हीट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव होगा, जबकि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में आपको देखने को मिलता है फरेंजो कंजक्टिवल फीवर, इसमें आपको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्यूट लिम्फोनोडुलर फेरेंजाइटिस, ये भी कॉक्सिकी वायरस की वजह से होता है, इसमें आपको व्हाइट येलो सॉलिड नोड्यूल देखने को मिल सकते हैं पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में। लास्ट में मीजल्स और चिकन पॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इसमें मीजल्स में आपको कॉम्प्लेक्स सपोर्ट देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। और ये तकरीबन 3 से लेकर 4 दिन में आके गायब होना शुरू हो जाती है, तो ये आपने नोट कर लेना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सलाइवरी डक्ट की स्वेलिंग, उसको देखने के लिए सियालोग्राफी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेप्टोप्लास्टी के अंदर कौन सा एनसीएन दिया जाता है, अब देखो यहाँ पर किस किस टाइप के एमसीक्यू आ रहे हैं। तो सेप्टोप्लास्टी का
इंसिजन दिया जाता है उसका नाम है किलियन इंसिजन दिया जाता है। सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर इनकी इंडिकेशन वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, इसके अलावा इनकी कॉम्प्लिकेशन भी पूछी जा सकती है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी से पूछी जाएगी। सेप्टोप्लास्टी की और एसएमआर का डिफरेंस भी पूछा जाएगा। तो एक बात आपने नोट कर लेनी है कि जो एसएमआर होते हैं 17 से पहले कभी भी नहीं करते, लेकिन सेप्टोप्लास्टी आप कर लेते हो, ठीक है। एसएमआर के अंदर एक्सटेंसिव डायसेक्शन होती है, आपने एक्सटेंसिव डायसेक्शन करना, तमाम पूरे सेप्टम को रिमूव कर देना, ठीक है। और सेप्टोप्लास्टी के अंदर लिमिटेड सिलेक्टिव डायसेक्शन होती है, इसके अंदर आपने मिनिमल कार्टिलेज को निकालना है, ठीक है। अब एसएमआर आपने 17 से पहले नहीं करना है, सेप्टोप्लास्टी आप 17 के पहले कर सकते होते हो। अब एसएमआर के अंदर म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप एक साइड से रेस्ट, सॉरी दोनों साइडों से रेस्ट करोगे, वहां पर आप एक ही साइड से रेस्ट करते हो, ओके। एसएमआर में बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को आप एक्सरसाइज करते हैं, जबकि उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर आप स्कोरिंग करते हैं, क्रॉस हैचिंग करते हैं, ओके, ठीक हो गया। वेज एक्सियन करते हैं, रीअलाइनिंग करते होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस एसएमआर में ज़्यादा होते हैं, रीऑपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो पहला इंसिजन होता है सेप्टोप्लास्टी के अंदर किलियन इंसिजन है, ठीक है। किलियन इंसिजन कहाँ पे दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक है सीसीसी, ओके, सीसीसी। तो सी से क्या होगा, सेफलिक होगा, ठीक, सी से क्या होगा, सेफलिक होगा। अब के से किलियन है, किलियन समझो सी से बनता है, किलियन। तो ये सेफलिक होगा किसके, कोर्डल एंड ऑफ सेप्टम के। इसके बाद ट्रांसफिक्सेशन, ट्रांसफिक्सियन है, ओके। तो ये थ्रू एंड थ्रू इंसिजन है, थ्रू एंड थ्रू इंसिजन है। तो ये कोडल टू द, लेकिन ये क्या होता है, कोडल एंड ऑफ सेप्टम, यानी जो हमारा जो पहले था ना हमारा किलियन इंसिजन था, वो कोडल एंड ऑफ सेप्टम से थोड़ा ऊपर था, सेफलिक था, लेकिन ये कोडल होगा। इसके बाद हेमी ट्रांसफिक्सियन है, लेकिन ये एक साइड पे क्या रहता है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ऑन द सपर है, तो ये सपूरेक्टमी के लिए किया जाएगा। बाकी आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछे तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, क्लियर। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगी, नंबर 1 सेप्टल हेमाटोमा, एब्सेस हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, ओके। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, क्लियर। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हमने पढ़ लिया, ओके। इसके अलावा फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम हो सकते हैं, ओके। परसिस्टेंस हो सकती है आपको नेजल सेप्टम की, कॉलमुलर परसिस्टेंस हो सकती है, रिट्रैक्शन ऑफ कॉलमुला आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। तो ये मोटी मोटी चीज़ आपने नोट कर लेनी है। बाकी इंडिकेशन में क्या क्या आपने चीज़ें पढ़नी है। इंडिकेशन के अंदर क्या होता है, या तो आपने डीएनएस को ठीक करना है जो कि सिम्पटम प्रोड्यूस कर रहा है। जब सिम्पटम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपने डीएनएस को कभी भी ठीक नहीं करना। फॉर एग्जांपल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट हेडेक है, ये डीएनएस की वजह से साइनसाइटिस आपको देखने को मिल रहा है, ओटाइटिस मीडिया। पहले तो आपने सिंपल नॉन इन्फ्लेमेशन वाले साइन लिखने हैं, फिर इन्फ्लेमेशन वाले साइन आ जाएंगे। इसके अलावा रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हो रही है, वन सेकंड सेप्टल सपर से हो रही है, या सेप्टोराइनोप्लास्टी के साथ मिलकर करना होता है, या वीडियन न्यूरेक्टमी के साथ आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी इंडिकेशन आपको मैंने बता दी है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टीपल साइन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, क्राउड में लारेंजियो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस में होता है। इसके बाद एपिस्टैक्सिस में वेसल्स की लाइगेशन की जाती है, इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको बोलते हैं टेस्पाल। क्या बोलते हैं उसको, टेस्पाल बोलते होते हैं, ठीक है। एपिस्टैक्सिस का ट्रीटमेंट ये भी एग्जाम में आ सकता होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो इसको मैं एपिस्टैक्सिस के ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एपिस्टैक्सिस को ये बात रटना मान लेना कि कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा एपिस्टैक्सिस होती है। तो ये बात नोट कर लेना कि एपिस्टैक्सिस होती है लिटल एरिया में देखने को मिल सकती है। एक रेट्रोकॉलमुलर वेन होती है, रेट्रोकॉलमुलर वेन ये करवाती होती है, वीनस ब्लीडिंग कराती होती है यंग पीपल में, ठीक है, वेन्स में। जबकि वुड ड्रॉप प्लेक्सिस क्या होता है, ये अडल्ट में ब्लीडिंग कराता होता है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस की वजह से। ये वो प्लेक्सिस होता है जो कि इंफीरियर पड़ा होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट में, क्लियर। जबकि लिटल एरिया आपको इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में देखने को मिलता है। सॉरी। अच्छा, दो टाइप की एपिस्टैक्सिस होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। इंटीरियर एपिस्टैक्सिस ज़्यादा कॉमन होती है। इंटीरियर और एपिस्टैक्सिस में ब्लीडिंग लिटल एरिया से होती है। एज आपने नोट कर लेनी है कि इंटीरियर में बच्चों में होती है, ठीक है, जो इंटीरियर ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, और ब्लीडिंग माइल्ड होती है, क्लियर। और यहाँ पे जो मैंने टेक्निक नाम बता रहा था वो था टेस्पाल, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्टेफिनो पैलेटिन आर्टरी लाइगेशन। अब यहाँ पे नोट कर लेना कि यहाँ पे इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी की भी आप लाइगेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इंसिजन यूज होगा उसका नाम है लिंच इंसिजन, ठीक हो गया। लिंच इंसिजन एमसीक्यू में आ सकता है। और जो इम्बोलाइजेशन है ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इम्बोलाइजेशन कैसे करते हो, फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन से करते हो, लेकिन एथमोइडल आर्टरी की कभी भी इम्बोलाइजेशन नहीं होती है, एमसीक्यू में नोट कर लेना, ओके। बाकी एपिस्टैक्सिस को ठीक करने के लिए फर्स्ट एड आ जाती है, कैथेटराइजेशन सॉरी कॉटराइजेशन आ जाती है, पैकिंग आ जाती है, एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन, एलिवेशन म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप, और एसएमआर आ जाएगा, लाइगेशन ऑफ वेसल जिसमें एक्सटर्नल कैरोटिड की आ जाती है, मैक्सिलरी आर्टरी की आ जाती है, या एथमोइडल आर्टरी की आ जाती है, ओके। अब एथमोइडल आर्टरी की जो लाइगेशन करनी है ना आपने एंटीरो सुपीरियर ब्लीडिंग में करनी होती है, अबव द मिडल टर्बिनेट, लेकिन मैक्सिलरी आर्टरी की करनी होती है अनकंट्रोल्ड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में, कार्डियल ऑपरेशन से करनी है। जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड वाली जब ब्लीडिंग एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम से आ रही है तो कंजर्वेटिव मेजर फेल हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है क्या, ड्रॉप अटैक। ड्रॉप अटैक इसमें आती है, मिनियर डिजीज में आती है, और मैंने इसका एक नाम ऑलरेडी पहले बता दिया था, ओके, मिनियर डिजीज। अच्छा, मिनियर डिजीज का दूसरा नाम क्या था, एंडोलिम्फेटिक हार्ट ड्रॉप था। तो ड्रॉप अटैक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक हो गया, जिसको आप टुमार्कन ऑटोलिथिक क्राइसिस कहते हैं। सडन ड्रॉप अटैक होता है, लेकिन इसमें आपको कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती, वर्टाइगो, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और पर्सन को ऐसे फीलिंग होती है जैसे वो एक साइड पर ग्राउंड की तरफ पुश हो गया है, ठीक हो गया। तो इसके पॉसिबल मैकेनिज्म क्या होता है, जो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन होती है यूट्रिकल या सर्क्यूट की, उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू चेंजेस इन द एंडोलिम्फेटिक प्रेशर।
बाकी और इसके कौन कौन से वेरिएंट थे, वेस्टिबुलर हाइड्रोप था, कोक्लियर हाइड्रोप था, लैरमुई सिंड्रोम था, जिसमें एचटीवी का रट्टा मार लेना है। इसके बाद ब्लीडिंग पॉलिप है। ब्लीडिंग पॉलिप कौन सा होता है, एंजियोफाइब्रोमा होता है। एंजियोफाइब्रोमा में रट्टा मार लेना है कि उसमें कभी भी बायोप्सी नहीं करते होते। ओके, बायोप्सी करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, उल्टा नुकसान पड़ जाएगा। तो एंजियोफाइब्रोमा में आप नहीं करते होते, उसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये भी रट्टा मार लेना की सर्जरी होती है। अब सर्जरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अच्छा ये भी रट्टा मार लेना कि अगर 14 साल का लड़का है, ठीक है, ओके, 10 से लेकर 20 साल का मेल है, ओके, प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, हमारा एंजियोफाइब्रोमा होगा। सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट, लेकिन सर्जरी के अलावा और क्या क्या हो सकता है, सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी हो सकती है, हार्मोनल थेरेपी जिसमें डायथाइलस्टिल बेसिलर फ्लूटामाइड इस्तेमाल करते हैं, कीमोथेरेपी है जिसमें आप डीवीडी करते हैं, डॉक्सोरोबाइसिन विनक्रिस्टन डार्कारबाजिन ये आप यूज कर सकते हो। क्लियर। तो सर्जरी के अंदर क्या है, सर्जरी का निमोनिक होता है टाइम लेट। टी से क्या बनेगा, टी से ट्रांसपैलेटाइन है। ओके, आई से क्या बनेगा, इंट्राक्रेनियल इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच। एम से क्या बनेगा, मैक्सिलरी स्विंग प्रोसीजर। ठीक हो गया, जिसको फेशियल ट्रांसलोकेशन अप्रोच भी कहते हैं, विग प्रोसीजर भी कहते हैं। ओके, ई से क्या बनेगा, ई से आपका बनेगा एंडोस्कोपिक रिमूवल है। एल से क्या बनेगा, लैटरल राइनोटमी विद मीडियल मैक्सिलेक्टमी। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है ना, एक और कंडीशन में भी करते हैं, उसका नाम क्या है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं बता देता हूँ, इन्वर्टेड पैपिलोमा में भी करते होते हैं। क्लियर। अच्छा, एक और आई से क्या होगा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा अप्रोच आ जाएगा। टी से क्या आ जाएगा, ट्रांस पैलेटिन प्लस सब लेबियल, जिसको सरदाना ऑपरेशन कहते होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एंजियोफाइब्रोमा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोप्टोसिस है, कीमोसिस है, सेप्सिस है। अभी थोड़ा सा ऑफ्थल्मोलॉजी की तरफ लेकर चला गया है। ठीक है, प्रोप्टोसिस खास तौर पे बायलैटरल प्रोप्टोसिस होगा, कीमोसिस होगा, सेप्सिस होगा। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में या तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस आ सकता है, लेकिन या सेप्सिस, लेकिन जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है यूनिलैटरल होता है, लेकिन कैमरनस वाला आपको बायलैटरल देखने को मिल सकता है। और जो असल में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है ना, वो असल में कॉम्प्लिकेशन करा देगा क्या, कौन सी कॉम्प्लिकेशन करा देगा, कैमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा देगा। अभी किस चैप्टर में लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनसाइटिस में लिखा हुआ है। अच्छा, साइनसाइटिस की आपको 4 टाइप की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। उसका निमोनिक है सॉलिड, लेकिन एस को काट के आप एफ लगा देना है। एफ से क्या होगा, फोकल आ जाएगा। ओके, आई ओ से क्या होगा, ऑर्बिटल आ जाएगा। एल से आपका ओके लोकल आ जाएगा। आई से इंट्राक्रैनियल और डी से डिसेंडिंग आ जाएगा। ओके, अब फोकल के अंदर क्या क्या आ जाती है, फोकल के अंदर आपने नोट करना है कि पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है, टीनोसाइनोवाइटिस या फाइब्रोसाइटिस हो सकता है। ओके, ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इन्फ्लेमेटरी एडिमा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्री सेप्टर सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, सब पेरियोस्टल एब्सेस, ऑर्बिटल एब्सेस, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम और ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम। अच्छा, ये बात नोट कर लेना कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम में और ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम होता है, इसमें आपकी क्रेनियल नर्व की पाल्सी किसमें देखने को मिल सकती है, छठी, तीसरी, चौथी, ये रट्टा मार लेना 634 को। ओके, जबकि ऑर्बिटल एपेक्स में 634, इसके साथ आपको एक और भी देखने को मिलेगी, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ओके, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व। इन शॉर्ट, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आपके जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को सप्लाई करने वाली नर्व उड़ जाती होती है। क्लियर। अच्छा, हमारा एमसीक्यू तो हमारा कैमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस था। तो अगर पैरानीलर साइनसिस का इन्फेक्शन हो, खासतौर पे एथमॉइड का, स्फिनॉइड का, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है क्या, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस ऑफ कैमरनस साइनस, जिसको कैमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस देखने को कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं कि कैमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस है ना, वो कहाँ कहाँ से आ सकती है। फॉर एग्जांपल नोज से या डेंजर एरिया ऑफ फेस से आ सकती है। फॉर एग्जांपल डिजीज फ्रंकल या और सबटल एब्सेस है, या थ्रोम्बोइड साइनस से आ सकती है। फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। सफिनाइड से आ सकती है, फॉर एग्जांपल साइनसाइटिस है। ओके, यानी साइनसिस से आपको देखने को मिल सकती है। ऑर्बिट में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की वजह से हो सकती है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकती है, पेट्रोसाइटिस में हो सकती है। अब इसकी जो क्लिनिकल फीचर है, नंबर 1 इसमें ऑनसेट काफी सडन होता है, चिल्स या राइगर होते हैं। नंबर 2 इसमें क्या होगा, इसमें जो पेशेंट है ना वो बीमार होता है, आईलिड की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नंबर 2 कीमोसिस है। नंबर 3 प्रोप्टोसिस आ गया। तीसरी, चौथी, छठी, ये सबसे पहले उड़ जाती होती है, पीपल डायलेटेड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, पांचवी नर्व के उड़ने की वजह से, खासतौर पर ऑप्थेल्मिक है तो उसकी वजह से सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। सीएसएफ इज यूजुअली नॉर्मल है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है कॉमनली एथमॉइड साइनस की वजह से होता है, लेकिन जो कैमरनस वाला होता है नोज से भी आ सकता है, साइनसिस से भी आ सकता है, ऑर्बिट से भी आ सकता है, एयर से भी आ सकता है, फेरिंक्स से भी आ सकता है, इतनी सारी जगह से आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूँ तो कंप्लीट ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी से आ सकता है। कैसे, नोज साइनसिस नोज में आ गया, ऑप्थेल्मोलॉजी ऑर्बिट आ गया, एयर आ गया, फेरिंक्स आ गया। ठीक है, अब ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होता है, यानी पहले एडिमा ऑफ आईलिड होगा। ठीक है, ओके, खासतौर पर जो इनर कैंथस का एडिमा देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद कीमोसिस होगी, फिर प्रोप्टोसिस होती है। लेकिन इसमें जो कैमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस में जो ऑनसेट होता है, एब्रप्ट होता है, हाई फीवर होती है, चिल्स होता है, और आपको टॉक्सीमिया के साइन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एडिमा ऑफ आईलिड, कीमोसिस और प्रोप्टोसिस, ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करें, ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्करेंटली तमाम क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगी कैमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस में। ओके, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या होता है, एक को इन्वॉल्व करता है कैमरनस वाला, दोनों को इन्वॉल्व करता है।
ओके, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मार्म्स पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट राइट ब्रोंकाई। अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में है। मे बी ये फॉरेन बॉडी के बारे में पूछ रहे होगा कि राइट ब्रोंकाई में ज़्यादा होती है क्योंकि वो वाइडर होता है, ओके, शॉर्टर होता है, इन लाइन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब नो आइडिया किस चीज़ के बारे में एमसीक्यू होता है, लेकिन अगर फॉरेन बॉडी के बारे में तो राइट ब्रोंकाई बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एडिनोकार्सिनोमा रिपीट हो रहा है कि एथमॉइड का वुड डस्ट में देखने को मिल सकता है। निकल वाला आपको स्क्वेमस सेल मैंने बताया था और एनाप्लास्टिक बताया था। अगर टंग की प्रोटोरियन है, अगर टंग की प्रोटोरियन हो रही है और कोई चीज़ स्नैक में ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मीन वो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट होते हैं। अभी थायराइड वाले चैप्टर में से एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद इनकम्प्लीट रिकैनालाइजेशन ऑफ लैरिंग्स। अगर इनकम्प्लीट रिकैनालाइजेशन होती है लैरिंग्स के ल्यूमेन की, तो उसकी वजह से लैरिंजियल वेब क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। लैरिंजियल वेब की वजह से और इसके अलावा वोकल कॉर्ड की पाल्सी की वजह से आपको हॉर्सनेस और वॉइस देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। बाकी और कौन-कौन सी कंजेनिटल कंडीशन होती है, लैरिंजियोमैलेशिया होता है, ओके, क्लियर। कंजेनिटल वोकल कॉर्ड पाल्सी होती है, कंजेनिटल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस है, लैरिंजियल वेब है, सबग्लॉटिक हेमेंजियोमा है, लैरिंजो इसोफेजियल क्लैप्ट और लैरिंजोसील। लैरिंजोसील के अंदर क्या होता है कि जो लैरिंजियल सैक्यूलन है उसकी डिस्टेंशन देखने को मिल सकती है और ये थायराइड कार्टिलेज और वेंट्रिकल के दरमियान में एक्सटेंड करता होता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छा यहाँ पे लैरिंजियल वेब है। लैरिंजियल वेब क्यों होता है? लैरिंजियल वेब क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकैनालाइजेशन की वजह से होता है। खास तौर पर ये वोकल कॉर्ड के दरमियान में देखने को मिलेगा वेब और इसकी कॉनकेव पोस्टीरियर मार्जिन होता है। अब क्लिनिकल फीचर में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वीक क्राई होती है, हॉर्सनेस और वॉइस देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? अगर थिन वेब है तो आपने नाइफ या कार्बन डाइऑक्साइड लेजर यूज़ करनी है, लेकिन अगर थिक है तो आपने क्या यूज़ करना है? आपने लैरिंजो फिशर से करना होता है और इसके बाद आपने सिलिकॉन कील और सब्सिक्वेंट डायलिटेशन अप्लाई करनी होती है। क्लियर? ये आपका हो जाएगा। इसके बाद है वैक्स बाय सिरोमिनस ग्लैंड। ओके, बाकी वैक्स सिरोमिनस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, ऑलमोस्ट हो गया। सर्जरी ऑफ नॉइस करूँ, नोस्ट्रोमा। अच्छा, नॉइस्ट्रोमा भी होता है। अच्छा, नोस्ट्रोमा का हो गया, फॉर एग्जांपल नेजल फ्रैक्चर हो गया, तब आपने सर्जरी कब करनी होती है? आपने इसको अच्छे तरीके से गौर से समझना है। अगर नोज का फ्रैक्चर होता है तो बेस्ट टाइम क्या होता है कि आपने क्या करना है? रिड्यूस द फ्रैक्चर करना है, यानी इससे पहले कि एडिमा अपीयर हो आपने फ्रैक्चर को रिड्यूस कर देना। लेकिन अगर एडिमा आ गया है तो आपने 5 से लेकर 7 दिन का वेट करना होता है, ठीक हो गया, ओके। और 2 हफ्ते से पहले करना है, 5 से लेकर 7 दिन का वेट करना है और 2 हफ्ते से पहले करना है। लेकिन अगर 2 हफ्ते के बाद कर दिया तो किसी काम का नहीं होगा क्योंकि आगे ऑलमोस्ट हील हो चुका होता है। बाकी आपने इस रिडक्शन को 2 में डिवाइड कर देना है, क्रॉस रिडक्शन, ओपन रिडक्शन है। अब जो हमारे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रंटल या लैटरल ब्लो की वजह से, उनको आपने क्रॉस रिडक्शन से ठीक करना है। कैसे करोगे? स्ट्रेट ब्लंट एलिवेटर यूज़ करना है, गाइडेड बाय डिजिटल मैनिपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड, कि आपने डिजिट से देकर आपने क्या करना है? स्ट्रेट ब्लंट एलिवेटर यूज़ करना होता है, क्लियर। और जो ओपन रिडक्शन है उसको ठीक करने के लिए राइनोप्लास्टी या सेप्टोराइनोप्लास्टी वगैरह करते होती है, क्लियर। ये आपकी चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, एक्सरे वगैरह देखोगे, ठीक है। एक्सरे में कौन सा आएगा? वाटर व्यू आ जाएगा, ऑब्लिक व्यू आ जाएगा, लैटरल व्यू आ जाएगा और क्लोसल व्यू देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा नेजल फ्रैक्चर। और नेजल फ्रैक्चर में रट्टा मार लेना कि इसके 2 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, एक होता है ओपन बुक फ्रैक्चर, एक होता है क्लोज बुक फ्रैक्चर, ठीक हो गया। ओपन बुक फ्रैक्चर और एक चावलेट फ्रैक्चर और जार जाबे फ्रैक्चर, ये आपने सेप्टम के अंदर पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट ये तो हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके आगे जो एमसीक्यू है वो मुझे नहीं मिल रहे, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम एनुअल की तरफ आ जाते हैं। सॉरी। कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, बच्चों में। अच्छा, बच्चों में अगर फुल स्मेलिंग है, यूनिलैटरल आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, तो सबसे पहला आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? आपका सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस द फॉरेन बॉडी, ओके, फॉरेन बॉडी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या क्या आपको ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करवा सकती है ऐसे वाली, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो सबसे पहले तो अपने फॉरेन बॉडी को नोट कर लेना है। इसके बाद नेजल मैगेट्स या जिनको नेजल मियासिस है उनकी वजह से भी हो सकता है, यानी यूनिलैटरल फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज है तो फॉरेन बॉडी आ जाएगा। नंबर 2 आपने क्या नोट करना है? जो कि ब्लड स्टेन्ड है, इसमें राइनोलिथ आ जाएगा, क्लियर। नेजल डिप्थीरिया आ जाएगा। इसके अलावा नेजल मियासिस है, एक्यूट एंड क्रॉनिक यूनिलैटरल साइनोसाइटिस आ जाएगा। लेकिन उसने यूनिलैटरल नेजल ब्लॉकेट की बात की है, तो जो हमारे इंटरकॉर्नल होते हैं ना, ये इन्वॉल्व करते हैं एक ही साइड को, लेकिन जो हमारे बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप होते हैं बायलैटरली इन्वॉल्व करते हैं। जो इंटरकॉर्नल होते हैं बच्चों में होते हैं, एडल्ट में भी हो सकते हैं। इंटरकॉर्नल वाले इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, मैक्सिलरी साइनस को इन्वॉल्व करते होते हैं, पीछे की तरफ ग्रो करते होते हैं, ट्राइलोबुलर होते हैं, ओके, रिकरेंस होने के चांसेस कम होते हैं। दोनों को ठीक करने के लिए फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, लेकिन उसके अंदर एथमॉइडल पॉलिप की तरफ स्टेरॉइड भी यूज़ करते होते हो, क्लियर। ये आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रेग्नेंट वुमेन विद हियरिंग लॉस इन प्रेगनेंसी, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऑटोसेक्लोसिस के अलावा कोई डायग्नोस हो नहीं सकता। इसके बाद एक राइट लोअर लोब कंसोलिडेशन है, ओके।
तो वो क्या एंटीबायोटिक से ठीक हो रही है। अब ये तो पैथो वाला सवाल देना शुरू कर दिया निमोनिया के अंदर। ओके, हेमरेजिक वेसिकल, अगर हेमरेजिक वेसिकल आपको देखने को मिल रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओके, ओके, ठीक हो गया। और डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटिस में तो क्या होता है टाइटस एक्सटर्नल हेमरेजिक, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको एक और स्पेसिफिक नाम भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बुलोसा बोलते हैं। मेनिंजाइटिस बुलोसा माइकोप्लाज्मा निमोनिया या उसके अलावा इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अपने एनाल्जेसिक यूज़ करनी होती है, एंटीबायोटिक यूज़ करनी है फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक हो गया। तो इसमें आपको हेमरेजिक बुले देखने को मिलेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर और डीप मेटिस के अंदर। ठीक है, आगे वही आ गया बीटा टू ट्रांसफेरेंट। बीटा टू ट्रांसफेरेंट हम देखते होते हैं सीएसएफ के अंदर देखते होते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक होती है, सीएसएफ में देखने को मिलती है, उसके अलावा एक्वस ह्यूमर में देखने को मिल सकती है, और सीएसएफ राइनोरिया के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और सीएसएफ राइनोरिया के अंदर रट्टा मार लेना कि आपको 3 साइन देखने को मिलती है। नंबर 1 रिजर्वायर साइन है। रिजर्वायर साइन का मतलब है कि जैसे वो अपने हेड को बेंड करेगा तो उसके नाक से ना पानी निकलना शुरू हो जाएगा, वाटरी नेजल है। नंबर 2 सीएसएफ राइनोरिया होता है। सीएसएफ राइनोरिया में नंबर दूसरा साइन है टारगेट या डबल रिंग साइन। टारगेट साइन को रट्टा मार लो। टारगेट साइन के अंदर क्या होगा, जो सीएसएफ होगा ब्लड से मिक्स होगा, यानी जो पेरिफेरल सीएसएफ हेलो देखने को मिलेगा, सेंटर में ब्लड होगा, पेरिफेरी में आपको सीएसएफ हेलो देखने को मिलेगा। और लास्ट में क्या होगा, हैंडकरचीफ साइन। हैंडकरचीफ साइन में जो नेजल डिस्चार्ज है इसमें आपको म्यूकस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो हैंडकरचीफ को स्टिफ करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया, ओके, तो ये आपने नोट कर लेना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक स्निफ टेस्ट है। स्निफ टेस्ट का मतलब है कि आप सिक्रेशन को वापस स्निफ बैक नहीं कर सकते, क्लियर। इसके अलावा एक पैराडॉक्सिकल सीएसएफ राइनोरिया भी होता है। अगर टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर है पीट्रस का, तो उसकी वजह से सीएसएफ अटोरिया होगा, उसकी वजह से नाक से बहना शुरू हो जाएगा, तो उसको सीएसएफ पैराडॉक्सिकल सीएसएफ राइनोरिया कहते हैं। अच्छा, सीएसएफ फ्लूइड और नेजल सिक्रेशन में क्या फर्क होता है। नंबर 1 आपने हिस्ट्री देखनी है। ओके, हिस्ट्री में क्या होगा, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर नेजल या साइनस की सर्जरी, हेड इंजरी की हिस्ट्री होगी, जबकि नेजल सिक्रेशन में स्नीजिंग, खांसी और खांसी नहीं छींका होगा या इचिंग होगी। ठीक है, इसके बाद फ्लो ऑफ डिस्चार्ज है। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर क्या होगा, ओके, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो अगर आप बेंड फॉरवर्ड होगे ना तो जो फ्लूइड है थोड़ा-सा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको आप वापस स्निफ बैक नहीं कर सकते। लेकिन नेज़ल सिक्रेशन के अंदर आप स्निफ बैक यानी करके आप वापस अंदर लेके जा सकते हो, लेकिन नेज़ल सिक्रेशन के अंदर कंटीन्यूअस फ्लूइड होता है। इसके अलावा अगर बात करें टेस्ट है, सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, टेस्ट करोगे तो स्वीट होगा। इसके अलावा शुगर कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर बीटा टू ट्रांसफेरिन, उसके अलावा बीटा ट्रेस प्रोटीन, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है वो हमारी एचआरसीटी होती है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है। और जो ट्रीटमेंट और चॉइस होता है ना वो हमारा क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने 2 में डिवाइड करते हैं ना, कंजर्वेटिव हो जाएगा और आपको सर्जिकल है। बेस्ट आपका कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव में बेड रेस्ट कराओ ताकि एलिवेटिंग द हेड ऑफ द पेशेंट है। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर यूज करोगे, नोज ब्लोइंग, स्नीजिंग या स्ट्रेनिंग को अवॉइड करोगे, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज करेंगे टू प्रिवेंट द मेनिंजाइटिस। और सर्जरी रिपेयर में क्या होगा, सर्जरी में आपका न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच आ जाएगा, एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच आ जाएगा, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच आ जाएगा, लेकिन सर्जरी इतनी पूछी नहीं जाती। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी। तो टीबी के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, बायोप्सी, बिल्कुल ठीक है। ओके, प्रोसीजर ऑफ चॉइस इन द ट्यूबोटिम्पैनिक में यस टिम्पैनोप्लास्टी, मेनिंगोप्लास्टी ये करते होते हैं। ठीक है, इस केस में अगर ट्राई परफोरेशन, अगर वेट परफोरेशन, तो पहले आप क्या करते थे, मैंने बताया था कि आप क्या यूज करते हो, पास्ट करते हो। पास्ट में क्या था, प्रिकॉशन था, ओरल टॉयलेट था, सिस्टमिक टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल था। लेकिन अगर वो ट्राई में कन्वर्ट हो जाता तब आप ऑपरेशन करोगे। जबकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैंने आपको केनाल वाल डाउन और केनाल वाल अप बताया था। केनाल वाल अप में मैंने क्या बताया था, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी और पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच, जबकि केनाल वाल डाउन में मैंने क्या बताया था, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और एटिकॉटमी। ठीक है, ओके, ये नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि वर्टाइगो और चेंजिंग हेड पोजीशन। तो ये क्या होता है, बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजीशन वर्टाइगो, उसका डायग्नोस करने के लिए डिक्स हाल्फैक मैन्यूवर और उसको ठीक करने के लिए एप्ली मैन्यूवर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 2 बातें आपने नोट कर लेनी है। ओके, और इसकी जो बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो होता क्यों है, उसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की एब्नॉर्मैलिटी होती है, खासतौर पर जो ऑटोकोनियल डायब्रेस है उसके अंदर चला जाता होता है। एप्ली मैन्यूवर के अंदर 5 पोजीशन होती है और डिक्स हाल्फैक मैन्यूवर के अंदर 2 पोजीशन होती है। बाकी पोजीशन की डिटेल आई थिंक एग्जाम में एज इट इज नहीं पूछी जाती, तो याद भी नहीं होती किसी को। इसके बाद मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्राइडर इन द न्यू नेट, तो वो लैरिंजोमलेशिया होता है। लैरिंजोमलेशिया मोस्ट कॉमन स्ट्राइडर होता है। ओके, कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें नोट कर लेना कि आपको जो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। नंबर 1 चीज क्या देखने को मिलेगी, नंबर 1 चीज़ होगी कि आपको ओमेगा शेप एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा। ओमेगा शेप एपिग्लोटिस आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो नंबर 1 है कि आपने क्या नोट करना है कि इसमें क्या होगा, एपिग्लोटिस होगा, एलोंगेटेड होगा, अपने आप पे कर्ल्ड हो जाएगा, तो उसको ओमेगा शेप बोलते हैं। इसके अलावा फ्लॉपी एपिग्लोटिक फोल्ड होगी, लास्ट में रेटिनॉइड काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए फ्लेक्सिबल लेंसोस्कोपी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट करना कंजर्वेटिव है। इसके अलावा सुप्राग्लोस्टोप्लास्टी और हम ट्रैकियोस्टोमी भी कर सकते होते हैं, ये भी हो जाएगा। बाकी व्हाइटिश चीजी मटेरियल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऑटोमाइकोसिस हो गया। बाकी डायबिटिक है और ग्रैनुलेशन टिश्यू है। अच्छा, डायबिटीज की वजह से आपको 2 टाइप के डिजीज देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर ओल्डर है, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपको क्या बोलते हैं उसको, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना या मैलिग्नल ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगा, सूडोमोनास की वजह से होता है। लेकिन अगर डायबिटीज यंग में है, ओके, और उसके अलावा आपको एचआईवी या कोविड का इन दिनों सवाल बहुत आ रहा है, तो उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ये रात आपने नोट कर लेनी है। बाकी ये पहली दफा है, इसके बारे में 1-2 चीजें और एक्सप्लेन कर रहे हो ताकि आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाए। ठीक है, ओके, तो
थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। जो नेक्रोटाइजिंग या मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपको सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है, एल्डरली डायबिटीज़ में देखने को मिल सकता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग में। इसमें पेन काफ़ी एक्सक्रूशिएट होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन में फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ठीक है। और डायग्नोसिस कैसे करोगे? नंबर 1 हिस्ट्री लोगे तो उसमें क्या होगा, सीवियर ओटाल्जिया होगा। नंबर 2 एल्डरली डायबिटिक पेशेंट होगा। नंबर 3 ग्रैनुलेशन टिश्यू क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन में बोन की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। गैलियम 67 ये डायग्नोसिस और फॉलोअप के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि जो गैलियम है वो मोनोसाइट रेटिकुलर कैरी कर लेंगे। ओके, इसके अलावा ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए होता है। टेक्नीटियम वाला बोन के इन्फेक्शन के लिए होता है। बाकी ट्रीटमेंट का निमोनिक होता है, ईट होता है। ई से क्या होगा, ई से आपका ओके मैंने क्या निमोनिक बनाया था, हाँ, ई से एयर कैनाल टॉयलेट आ जाएगा, ठीक है। ओके, ए से आपका एंटीबायोटिक है और टी से आ जाएगा कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। ओके, ये आपने नोट कर लेना है। सॉरी, ईट निमोनिक नहीं है, कैट है। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और टी से टॉयलेट आ जाएगा। टॉयलेट में डिस्चार्ज डेब्रिस सबको निकाल देंगे। एंटीबायोटिक में सूडोमोनास को रीजनोसा को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन, टिकार्सलिन है। ओके, सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्टाजिडिम है। इसके अलावा एलओसी, लिवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, सेप्टाफ्लोक्सासिन है। कल्चर वगैरह करेंगे तो ये आपको सारे मैंने एमसीक्यू करवा दिया इसके। इसके बाद लेफ्ट लैरिंजियल नर्व इंजरी है, कहते हैं लेफ्ट और राइट। अच्छा, ओके, लेफ्ट लैरिंजियल इंजरी है। अच्छा, मैं इसको बोलना चाहिए था लेफ्ट रिकरेंट वाली इंजरी है। जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ना, उसका ज़्यादा कोर्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एनाटमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और राइट का रिलेटिवली आपको शॉर्टर कोर्स देखने को मिल सकता है। अब इनका ये कोर्स क्यों होता है, बिकॉज इनका एनाटमी के लिए आपको ये देखने को मिल सकता है। जो राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होते हैं ना, वेगा से निकलती होती है। कहाँ से निकलती है? एट द लेवल ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी के लेवल पे निकलेगी, हुक अराउंड करेगी सबक्लेवियन आर्टरी के, और ये ऊपर जाना शुरू कर देगी ट्रैकेसोफेगस के दरमियान। जो लेफ्ट वाली होती है ये वेगस से निकलती है, लेकिन ये मीडियस्टिनम के अंदर निकलती होती है। वो सबक्लेवियन आर्टरी के लेवल पे थी, ये मीडियस्टिनम के लेवल पे है। वो सबक्लेवियन आर्टरी के लेवल पे थी, राइट वाली ये आपके आर्च ऑफ एयोर्टा के लेवल पे है। ये आर्च ऑफ एयोर्टा के राउंड लूप आउट करेगी। इसके अलावा ये ऊपर डिसेंड करेगी ट्रैकेसोफेगल ग्रूव में। दैट इज व्हाई लेफ्ट का कोर्स रिलेटिवली ज्यादा लंबा है। दैट इज व्हाई इंजरी होने के चांसेस भी इसके ज्यादा होते हैं। तो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन सियालाटिनाइटिस। तो सियालाटिनाइटिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, सियालोग्राफी वगैरह करवाते होते हैं। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। थम्सन भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है। माउस निबल्ड अपीयरेंस आपको टीबी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। टीबी के भी आपको तकरीबन हर जगह पे देखने को मिलेंगे। ईयर में भी होगा, नोज में भी होगा, थ्रोट में भी होगा, लेकिन ये थ्रोट के वाले से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो लैरिंग्स वाले चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। तो लैरिंग्स के अंदर आपको तो मैंने टर्बन एपिग्लोटाइटिस बताया था। टर्बन एपिग्लोटिस बताया था कि जो सूडोडीमा देखने को मिल सकता है एपिग्लोटिस को, उसको क्या बोलते हैं, टर्बन एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसके अलावा वोकल कॉर्ड का हाइपरीमिया हो जाएगा, क्लियर, खासतौर पे पोस्टीरियर पार्ट के अंदर होगा विद इंपेयरमेंट ऑफ एडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडक्शन खराब हो जाएगी। नंबर 2 आपने नोट करना है कि मैमिलेटेड अपीयरेंस होती है। नंबर 3 वोकल कॉर्ड की अल्सरेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, माउस निबल्ड अपीयरेंस हो जाएगी, क्लियर। और इसके अलावा सुपरफिशियल रैग्ड अल्सरेशन हो सकती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा इंटर रेटिनॉइड में, या सूडोडीमा, टर्बन एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के लिए क्या करनी होती है, आपने बायोप्सी लेनी होती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंपनसेटरी टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। अच्छा, टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी, इसको आपने 2 में डिवाइड करना है, ओके। यानी अभी उसकी तरफ आ जा रहे हैं, क्रॉनिक रिनाइटिस वाले चैप्टर की तरफ लेके चले गए, ठीक है। तो क्रॉनिक रिनाइटिस में जो अच्छा, तो क्रॉनिक रिनाइटिस की टाइप क्या क्या होती है? नंबर 1 तो क्रॉनिक सिंपल रिनाइटिस होता है, हाइपरट्रॉफिक होता है, ट्रॉफिक होता है, रिनाइटिस सीका और रिनाइटिस कैज्यूसा होता है। रिनाइटिस सीका के बारे में मैंने क्या बात बताई थी, ये भी क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज है, लेकिन ये हॉट, ड्राई, डस्टी इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल बेकर्स होते हैं, आयरन स्मिथ या गोल्ड स्मिथ होती है। और इसमें जो कंडीशन होती है ना, एंटीरियर 1/3 ऑफ नोज को इन्वॉल्व करती है, खासतौर पर नेजल सेप्टम इन्वॉल्व करती है। नॉन फुल स्वेलिंग क्रस्ट होता है, ड्राई हॉट इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। जो क्रस्ट को रिमूव करोगे तो ब्लीडिंग और अल्सरेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्लियर। ये भी हो जाएगा। हम अपने टॉपिक की तरफ थे कंपनसेटरी की तरफ। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, अच्छा, जो किसकी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होगी, इंफीरियर टर्बिनेट की आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मिडल टर्बिनेट की वजह से भी होती है। तो जो कंपनसेटरी होती है ज़्यादा, अभी बात नोट कर लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो मार्क्ड डीएनएस है, मार्क्ड MARKED, मार्क्ड डीएनएस की वजह से क्या देखने को मिलेगा, कंपनसेटरी है। लेकिन अगर एक्सट्रीम डेविएशन होगी ना, तो उसकी वजह से आपको एट्रोफिक रिनाइटिस हो सकता है, किस साइड के ऊपर, वाइडर साइड के ऊपर, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। जबकि अगर मार्क डेविएशन है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी इंफीरियर और मिडल टर्बिनेट की। ये क्यों होती है, ताकि ना वाइट स्पेस को रिड्यूस कर सके, टू ओवरकम द इल इफेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड द क्रस्टिंग, जो कि आपको वाइट स्पेस में देखने को मिल सकती है। हाइपरट्रॉफिक रिनाइटिस को ठीक करने के लिए क्या करना, आपने रिडक्शन करनी होती है टर्बिनेट की। बाकी इंफीरियर टर्बिनेट को आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, उसको बोलते हैं मलबेरी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मलबेरी साइन। बाकी ट्रॉफिक रिनाइटिस भी इंपॉर्टेंट है, जिसको जाइना बोलते हैं, ओके। बाकी अगर इसका सवाल आएगा तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यंग्स ऑपरेशन का सवाल आ जाए, या इसके अलावा
टेफ्लॉन, सब म्यूकोजल इंजेक्शन ऑफ टेफ्लॉन आ जाए, ओके, या इंसर्शन ऑफ फैट कार्टिलेज, या वाइडनिंग और मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैटरल वाल। तो ये किस चीज़ का डायग्नोसिस है हमारा, एयरट्रॉफिक रिनाइटिस का, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें बंद कर देते हैं नेजल कैविटी को यंग्स ऑपरेशन से या मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन से। बाकी इसके अलावा नेजल इरिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, ये हम देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कंट्रास्ट सीटी स्कैन। कंट्रास्ट सीटी स्कैन किसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा के लिए, या सिंपल हम उसको क्या बोलते हैं, एंजियो फाइब्रोमा के लिए करते हैं। अच्छा, मैंने पहले बताया था एचआरसीटी। एचआरसीटी मैंने किसके लिए बताया था, सीएसएफ राइनोइया के लिए बताया था, लेकिन अब एंजियो फाइब्रोमा है। अब एंजियो फाइब्रोमा के लिए सीटी स्कैन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस कंट्रास्ट एनहांसमेंट। इसके अंदर आपको दो साइन देखने को मिलेगा। नंबर 1 एंड्रल या हॉलमन मिलर साइन, जिसके अंदर इंटीरियर बोविंग और पोस्टीरियर वालो मैक्सिलरी साइनस होगा, और दूसरा हो जाएगा वाइडनिंग ऑफ टिराइगो मैक्सिलरी टनल, जिसको बोलते हैं हेंडूजा साइन बोलते हैं। इसके अलावा एमआरआई या कैरोटिड एंजियोग्राफी, और इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और सर्जरी में ऑलरेडी आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद मिमोनिक था टाइम लिट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि इंटॉलरेंस टू द चिलीज। ओके, तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा। ओके, तो एसएमएफ, अब एसएमएफ क्या होता है, एसएमएफ इज अ सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। चिलीज यानी अगर आप चिल्ली नहीं खा सकते, चिल्ली मिर्ची नहीं खा सकते, बर्निंग सेंसेशंस होती है काफ़ी ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस भी कहते हैं, OSF भी कहते होते हैं। ओके, तो इसकी तरफ आ जाते हैं, ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस ओरल कैविटी के अंदर ये वाहिद डिजीज है जिसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, कैंसर वगैरह होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। क्लियर, तो ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस वाला टॉपिक पहले मैं निकाल लूँ, ओरल सब म्यूकोजल वाला। ओके, अच्छा, ठीक है, तो इसमें किन किन कंडीशन की वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो सकता है, टोबैको या अरेका नट के च्यूइंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशन इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। अब इसके सिम्पटम में क्या होगा, इनटॉलरेंस टू द चिल्ली एंड द स्पाइसी फूड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नंबर 2, उसके मुंह सूजा पड़ा होगा विद अ कांस्टेंट बर्निंग सेंसेशन, खासतौर पर जब खाना खाएगा ना स्पाइसी वाला, मुंह सूज जाएगा। और नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको वेजिकुलर इरप्शन होगी पैलेट के ऊपर और पिलर के ऊपर, पैलेट के ऊपर और पिलर के ऊपर वेजिकुलर इरप्शन थी। मैंने एक और कंडीशन के भी बताई थी जिसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। देखती है आपकी मेमोरी कैसी है। मैंने फेरेंजाइटिस वाले टॉपिक के अंदर कुछ बताया था कि आपको एक और कंडीशन में भी आपको ये वेसिकल्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन थी, जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ ना, फिर मिक्स हो जाएगा। हर्पेनजाइना था जो कि कॉक्सी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के अंदर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स, और जबकि सर्जरी में आपने फाइब्रोसिस को रिमूव कर देना, बायलैटरल टंग फ्लैप, इसके अलावा म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप अगर आपने यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेपिडेक्टमी या ऑटोमी ऑटोस्क्लेरोसिस में कहते हैं टाइप्स ऑफ पैराग्राम ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, एडी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा, यस, पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा प्लम्बर विंसन सिंड्रोम की वजह से होता है। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम क्या बला है, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के अंदर आपको ट्रायड देखने को मिल सकता है। नंबर 1 क्या होगा, इसको पैटरसन कैली ब्राउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें इसका जो ट्रायड आपने जरूर याद कर लेना है। ठीक है, अभी किस चैप्टर में लिखा होगा, आपको इसोफेगस वाले चैप्टर में आकर मिलेगा। ठीक है, इसोफेगस वाला चैप्टर वैसे अपनी तरह खास करना नहीं होता, लेकिन फिर भी देख लेना कि इसोफेगस वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसोफेगस वाले में पैटरसन ब्राउन सिंड्रोम, पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम या प्लम्बर विंसन सिंड्रोम है। इसमें आपको डिस्फेजिया, नंबर 2 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 3 ग्लोसाइटस इसोफेजियल वेब्स आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर, तो इसमें ट्रॉफी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक की होती है। अभी रट्टा मार लेना कि 40 साल से ऊपर फीमेल को अफेक्ट करेगा। नंबर 2 बेरियम स्वालो जब करोगे ना, अच्छा बेरियम स्वालो अपने हर इसोफेगस के अंदर डाल देना है। इसके अंदर आपको वेब देखने को मिलेगा, कहाँ पर, पोस्ट रिक्वायर्ड रीजन के ऊपर। ठीक हो गया, इसके अलावा इसोफेगस को भी देखने को मिलेगा क्योंकि सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस की वजह से होता है। इसको सिड्रोफेनिक डिस्फेजिया भी कहते हैं। पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा होने के चांसेस काफी ज्यादा होती है। ठीक हो गया, इसके अलावा टंग का, बक्कल म्यूकोसा का, फाइनेंस का कैंसर भी काफी ज्यादा हो जाएगा। अब आपने एनीमिया को ठीक करना, आयरन की सप्लीमेंटेशन देके, और आपने इसोफेजियल वेब को जो वेब है उसको खोलना है। कैसे खोलोगे, इसोफेजियल बोगीज इस्तेमाल करके। क्लियर, ये हो जाएगा। बाकी इसके बाद पेशेंट यूजिंग नेजल डिकंजेशन फॉर 2 ईयर्स है, तो उसकी वजह से रिनाइटिस मेडिकामेंटोस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ट्रॉमेटिक रप्चर है तो आपने क्या करना है, ईयर को ड्राई रखना है, नेचुरल आपने हीलिंग करनी होती है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा टाइम अब ज़्यादा लगा दिया तो हम टू द पॉइंट रहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर जो कि नर्व को इन्वेट करता होता है, तो वो सिस्टिक एडिनोमा लिखा हुआ है। ओके, लेट मी चेक, लेकिन जो मैलिग्नेंट वाले होते हैं यही आपके इन्वेट करते होते हैं, फेशियल नर्व को करते होते हैं। क्लियर, तो एक मिनट स्लाइवरी ग्लैंड वाले टॉपिक की तरफ मैं आ जाता हूँ पहले। ओके, तो स्लाइवरी ग्लैंड का टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर कोई रैपिड ग्रोथ है, मैलिग्नेंट की निशानी बता रहा हूँ, रैपिड ग्रोथ होती है। नंबर 2 मोबिलिटी इंपेयर्ड होती है। नंबर 3 फिक्सेशन होती है। नंबर 4 पेन और फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये किस चीज़ की निशानी, मैलिग्नेंट की निशानी होती है। ठीक है, अब मैलिग्नेंट के अंदर पहला म्यूकोएपिडर्मोइड है जिसके अंदर आपको म्यूसिन प्रोड्यूसिंग और स्क्वेमस सेल आपको देखने को मिलेगा स्किन वाले। जो एडिनॉइड सिस्टिक है, यस, ये पेरिन्यूरल स्पेस को भी इन्वेट करता होता है। इसको हम सेलेंट्रोमा भी कहते होते हैं। लिम्फेटिक को भी इन्वेट करता है, पेन करवाता है, 7th नर्व के पास से करवा सकता है। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, अभी पैथो के अंदर रिसेंटली आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपने 2 में डिवाइड कर देना, एपिथेलियल और मेसेंकाइमल। एपिथेलियल के अंदर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा आ जाएगा,
बार्थिन ट्यूमर आ जाएगा, क्लियर। ऑन्कोसाइटोमा आ जाएगा, क्लियर, या आ जाएगा। बाकी मेसेनकाइमल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इसका निमोनिक होता है, एपिथेलियल का एपो है, जबकि मेसेनकाइमल में H11 से रट्टा मार लेना, हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, ओके। इसके अलावा आपको क्या आ जाएगा, न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोफेरेंजियोमा, अपने रट्टा मार लेना। बाकी एपिथेलियल के अंदर मैलिग्नेंट के अंदर म्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, एक्टिनिक सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मिक्स्ड ट्यूमर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, ये आपके ट्यूमर आ जाते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके। अच्छा, पल्सेटाइल मैस है, पल्सेटाइल मैस आपको ग्लोमस टिम्पैनिकम में देखने को मिलता है, ओके। अब मिडल ईयर का जो बिनाइन ट्यूमर है उसको बोलते हैं ग्लोमस ट्यूमर कहते हैं। अब इसको दो में डिवाइड करते हैं, ग्लोमस टिम्पैनिकम और ग्लोमस जुगुलैरी है, और उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक साइन देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं हम, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। तो बिनाइन ट्यूमर क्या था मिडल ईयर का, उसको ग्लोमस ट्यूमर कहते हैं। दो टाइप का होता है, ग्लोमस टिम्पैनिकम, ग्लोमस जुगुलैरी है। तो इनके दरमियान डिफरेंस कैसे करोगे, तो जो इरोइन होती है, कैरोटिको जुगुलर स्पाइन होती है, उसकी इरोइन को क्या बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक साइन होता है, उस स्पेसिफिक साइन को बोलते हैं हम फेल्प साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेल्प साइन। तो जो ग्लोमस टिम्पैनिकम और ग्लोमस जुगुलैरी को सेपरेट करने के लिए, यानी जो ग्लोमस जुगुलैरी है ना, उसमें इरोइन होती है कैरोटिको जुगुलर स्पाइन की, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात नोट कर लेना कि जो ग्लोमस ट्यूमर है, ग्लोमस ट्यूमर तो इसमें पल्सेटाइल मैस बनाना शुरू कर देगा, स्विशिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, टिनाइटस पल्सेटाइल होती है, स्विशिंग कैरेक्टर बनाना शुरू कर देगा, और यहाँ पे पल्सेशन साइन देखने को मिलता है, जिसको ब्राउन साइन कहते हैं। ब्राउन साइन का मतलब है कि जब एयर कैनाल के प्रेशर को बढ़ाएगी विद द हेल्प ऑफ सिगल स्पेकुलम, तो जो ट्यूमर है वो पल्सेटाइल करेगा विगरसली, फिर ब्लांच हो जाएगा, ओके। तो इस पल्सेशन साइन को ब्राउन साइन कहते हैं। इसके अलावा राइजिंग साइन ये भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है, किसमें देखने को मिल सकता है आपको, ये इसी में ग्लोमस ट्यूमर में देखने को मिलेगा। और अगर आपसे ये पूछे कि अगर क्रॉनिक फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, यानी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, पेन आपको रात के वक्त होता है, फेशियल पाल्सी है, ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिल रहा है, तो वो डायग्नोसिस क्या होगा, कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर होगा, ठीक है। बाकी ग्लोमस जुगुलैरी डूम ऑफ जुगुलर बल्ब से निकलता होता है, ग्लोमस टिम्पैनिकम प्रोमोटरी से निकलता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ग्लोमस जुगुलैरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को उड़ा देगा, जबकि ग्लोमस टिम्पैनिकम 7वीं को उड़ा देगा, क्लियर, ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जो ये भी हो जाएगा पल्सेशन T3। अच्छा, जब भी आ जाएगा T3 का मतलब है वोकल कॉर्ड की फिक्सेशन है, तो ये स्टेजिंग के बारे में कह रहा है। अब यहाँ पे ये बात नोट कर लिए ना, ये जो उसकी स्टेजिंग है ना, TNM है, जो T1 का मतलब है अपने एडजेसेंट अपने स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करा भी लिमिटेड है, T2 का मतलब अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, T3 का मतलब है फिक्सेशन होगी वोकल कॉर्ड की, और T4 का मतलब है कि थायराइड कार्टिलेज की इन्वेजन होगी है। तो मैंने सिंपल करके बता दिया है, क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। बाकी एन और एम ऑलमोस्ट सेम है। जो N1 होता है इसमें सिंगल इप्सिलैटरल नोड को इन्वॉल्व करता है, खासतौर पर 3 सेंटीमीटर का। जो N2 होता है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा होता है लेकिन 6 से कम होता है, और N3 वाला 6 से भी बड़ा होता है, क्लियर, या फिर रट्टा मार लेना है, ओके। और एक साइन होता है जिसको बोलते हैं मोरू साइन। मोरू साइन आपको लॉस ऑफ लेरेंजियल कैपिटस, ये आपको देखने को मिल सकता है किसमें, ये आपको कार्सिनोमा में देखने को मिल सकता है। जो लेरेंजियल कैपिटस होती है खत्म हो जाती है किस कैंसर में, पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा में, तो आप ये रट्टा मार लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कफ। कफ होती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, इसकी स्टिमुलेशन की वजह से आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेडिएशन, ये समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, मेडिका लिखा हुआ है, मेडिकामेंटोसा पता नहीं क्या है। अच्छा, ट्रैकियोस्टमी क्या है, ट्रैकियोस्टमी अगर की लोकेशन बता रहे हैं, ट्रैकियोस्टमी को द बेसिस ऑफ लोकेशन हम उसको 3 में डिवाइड करते हैं, हाई हो जाएगा, मिड आ जाएगा, लो हो जाएगा। जो हाई ट्रैकियोस्टमी होती है ये अबव द इस्थीमस की जाती है, इस्थीमस 2 3 4 पे क्या होता है, ओके। फर्स्ट रिंग को क्या कर देती है, वायलेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज देखने को मिलेगा। नंबर 2 सबग्लोटिक स्टेनोसिस है ये, लेकिन आप ये कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स में करते हैं। मिड वाली कहाँ पे करते हैं, दूसरी और तीसरी से की जाती है, प्रेफर टू द सेकंड और थर्ड से की जाती है, सेकंड थर्ड फोर्थ का रट्टा मार लेना, ओके, ठीक हो गया। और जो तीसरी वाली है लो ट्रैकियोस्टमी वाली, ये इस्थीमस से नीचे की जाती है, इसमें आपको ट्रैकिया देखने को मिलता है, उसमें सिवियर लैरिंजियल वेसल, इसकी आपको डैमेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफिकल्टी भी होती है ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के इंसर्शन की, तो आपने नोट कर लेना है। इसके बाद है कि सेप्टल हीमाटोमा। सेप्टल हीमाटोमा की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, सेप्टल एब्सेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। एंटीको कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, एंटीको में कभी भी कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी नहीं करेंगे। कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी हम करते हैं मास्टोडाइटिस में करते हैं, या फिर इंटोलिम्फेटिक सैक या उसमें फेशियल नर्व वाले में, या कॉस्टिक न्यूरोमा में। इसके बाद बल्ज पोस्टीरियर टू द टॉन्सिल है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अब मैं आपको तीनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा कि ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। अगर बल्ज आपका सॉफ्ट पैलेट से ऊपर है, दोबारा बता रहा हूँ, अगर बल्ज आपका सॉफ्ट पैलेट से ऊपर है, ठीक है, ओके, सॉरी, अगर बल्ज सॉफ्ट पैलेट का है, ओके, और एंटीरियर पिलर का है और वो टॉन्सिल से ऊपर है, अगर बल्ज ऊपर है टॉन्सिल से, तो वो क्या है, पेरी टॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी कहते हैं। लेकिन अगर बल्ज है, बल्ज पीछे पड़ा हुआ है, किसके पीछे पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर पिलर के, पिलर के अंदर आपके टॉन्सिल पड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पैराफेरेंजियल एब्सेस कहते हैं, और उसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 3P देखने को मिलते हैं। नंबर 1 बल्ज आपका होगा फेरिंग्स का,
फेरेंजियल बल्ज, नंबर 2 पैरालिसिस होगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पैरोटिड की स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। 3P क्या होता है, पैरोटिड, ये आपको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये बल्ज हो गया। बाकी जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल का जो बल्ज होता है वो रेट्रोफेरेंजियल में आता होता है। ओके, इसके बाद लुडविग अंजाइना डेंटल की वजह से हो सकती है। नेजल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं, और जो जो ट्रीटमेंट होता है ना नेजल का, वो आपने 5 से लेकर 7 दिन में करना होता है। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। T3 में आपने क्या करनी है, टोटल लेरेंजेक्टमी करनी होती है। नोज मैस है, उसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी लोगे, लेकिन अगर एंजियोफाइब्रोमा है तो आपने कंट्रास्ट इनहांसमेंट सीटी स्कैन कराना है। विच बोन डिवाइड द सेप्टम इनटू एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट। यहाँ बहुत अजीब से सवाल लिखा हुआ, फ्रंटल टू मैक्सिलरी, इसकी कोई सेंस नहीं मिलती होती। अलबत्ता सेप्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, उनको देख लेना। मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल और टैकीकार्डिया है, तो डिफ्थेरिया है। ट्रीटमेंट फॉर ASOM, अगर मेडिकल फेल हो जाता तो आपने सर्जरी की तरफ जाना है, मेरिंगोटमी की तरफ जाना है। फेशियल पैरालिसिस आपको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में देखने को मिलती है, लेकिन मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होता है, जिसमें आपको ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलती है। रिकरेंट साइनसाइटिस और फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज यूनिलैटरल तो साइड पर होती है, तो वो फॉरेन बॉडी होती है। ओके, ट्रॉमेटिक परफोरेशन ऑफ TM, तो आपने क्या करना है, नॉर्मल हीलिंग का वेट करना होता है। चाइल्ड प्रेजेंट विद अ स्वेलिंग इन नोज, ओके, ब्लीड नहीं कर रही है, अगर ब्लीड कर रही है तो वो एंजियोफाइब्रोमा था। ब्लीड नहीं कर रही तो आपने इन्वेस्टिगेट करना मेनिंजियोएन्सेफलोसील से। कैसे करोगे, रेडियोग्राफी से करोगे। ओके, अब 2020 के स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम शुरू में लगा दिया था, क्योंकि 2020 और वाले इंपॉर्टेंट थे। अब हम जल्दी इनको कवर करते हैं। वेंट्रिकुलर जो फोल्ड होते हैं मीट करते हैं एक दूसरे को, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंट्रिकुलर फोल्ड मीट ईच अदर एंड द ट्रू वोकल कॉर्ड आर नॉट विजिबल ऑन द लेरिंजोस्कोपी। अच्छा, इस कंडीशन का नाम लिखा हुआ है, उस कंडीशन का नाम है प्लैकिया वेंट्रिकुलरिस। ओके, और आपने इस कंडीशन का एक और नाम भी बताना है, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस कंडीशन का दूसरा नाम क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पास्ट MCQ में आ चुकी है पहले, ठीक हो गया। और ये आपको किस चैप्टर में मिलेगी, आपको वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर में मिलेगी, ठीक हो गया। तो मैं बता रहा था, उसका वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया भी कहते होते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड ओवरकम कर लेते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड के। उसके बाद ASOM रिजॉल्व हो जाती है आफ्टर परफोरेशन, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ स्वेलिंग, फ्लोर ऑफ माउथ स्वेलिंग, खासतौर पर जो ब्लूइश सिस्टिक स्वेलिंग होती है तो उसको रेन्यूला बोलते हैं, ठीक है। अब लोगों को लग रहा होगा लुडविग एंजाइना है, लेकिन लुडविग एंजाइना में डेंटल हिस्ट्री देगा। रेन्यूला में ये कंप्लीट MCQ नहीं है, लेकिन रेन्यूला का ज़्यादा MCQ इसी तरह से बनता होता है। वेजिनल में CN का बढ़ जाती है। बेल पाल्सी का क्या अगर कोई सिनेरियो होगा फेशियल नर्व पैरालिसिस वाला, वेसिकल्स प्लस फेशियल नर्व पैरालिसिस, उसको रैम्सी हंट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक हो गया। जेनिकुलर गैंग्लियन इन्फेक्शन होता है। उसके बाद फेशियल नर्व की डिकम्प्रेशन होती है, तो किस में करते होते हैं, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर में करते होते हैं, ठीक है। फ्राई सिंड्रोम को गस्ट्रेटरी स्वेटिंग कहते हैं, ग्लोसोफरेंजियल की वजह से होती है। फ्लोर ऑफ माउथ स्वेलिंग और ग्लैंड ब्लॉक हो गया है, ग्लैंड ब्लॉक हो गया है, क्रॉनिक स्वेलिंग है या रिकरेंट, यानी कहने का मतलब आपने सेलोग्राफी करनी है सेलाडिनाइटिस के अंदर। टीचर है वो नोड्यूल है तो वोकल नोड्यूल है। काजेस ऑफ वेस्टिब्युलर न्यूराइटिस, तो वायरल इन्फेक्शन होती है। ओके ओके, वर्टिगो ऑन टर्निंग राइट ऑन द बेड, यानी पोजीशन चेंज करने की वजह से BPV हो सकता है। आप वहाँ पर ऑप्शन आल्सो वेस्टिब्युलर न्यूराइटिस, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में अगर बेड चेंजेस पोजीशन की वजह से आ जाए तो हमारा BPV आ जाएगा, ठीक हो गया। ओके, दूसरा उन्होंने लिखा हुआ वेस्टिब्युलर न्यूरोनाइटिस या वेस्टिबुलर सिंपल न्यूराइटिस लिखा हुआ था। ये भी पहले मुझे चेक करने दो, पहले मुझे चेक कर लेता हूँ उसका वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस होता है ना, सीवियर वर्टाइगो ऑफ सडन ऑनसेट है, लेकिन इसमें कॉक्लियर सिम्पटम नहीं होता। ओके, 2 से लेकर 3 वीक्स तक जाएगा, कुछ दिनों तक। तो लॉन्ग क्रॉनिक हिस्ट्री होगी, वायरस इन्फेक्शन होगा। अगर ऐसे ही होगा तो फिर आपने इसकी तरफ जाना है, अदरवाइज नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉमन साइनस थ्रोम्बोसिस, वंस अगेन इसमें आपको बायलैटरल प्रोप्टोसिस कीमोसिस सेप्सिस देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन आया होगा टेरागार्ड पेनिस प्लेक्सिस से। इसकी बात है कि फीमेल चाइल्ड बर्थ है, हेयरिंग लॉस है, और ओके, चाइल्ड बर्थ है, फीमेल चाइल्ड बर्थ हेयरिंग लॉस। अभी प्रेग्नेंट, असल में प्रेगनेंसी के बाद आपको हेयर लॉस या हेयरिंग लॉस, हेयर लॉस नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि फजूल MCQ बनाए हुए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टिम्पैनोप्लास्टी है, लेकिन ऑटोस्क्लेरोसिस है। डायग्नोसिस आपको ऑटोस्क्लेरोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, ओके, तो वो आपकी क्या होती है, सेपेटेक्टमी होती है। ओके, SI ओके, और टॉन डीके टेस्ट, ये आपके कॉक्लियर और रेट्रोकॉक्लियर, यानी जो कॉक्लियर होता है ना, इसमें आपके SI कम हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा, आपको मिनिया डिजीज वाले चैप्टर में मिलेगा, जहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ होगा, क्लियर। तो वहाँ पे सेपरेट कर लेना आपने मिनिया डिजीज को और इसके अलावा रेट्रोकॉक्लियर को। जो SI होता है, होता क्या है, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जो SI होता है, कॉक्लियर के अंदर 70% से ऊपर होता है, जबकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 20% तक होता है, यानी कम हो जाता है। इन शॉर्ट हमारा रेट्रोकॉक्लियर लीजन के अंदर, ठीक हो गया। ओके, बाकी 4-5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ओके, 4-5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, बहुत फजूल MCQ। डर ऑफ टिम्पैनिक फुल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कुछ समझ नहीं आ रहा MCQ में कि क्या है 4-5 ईयर। अच्छा, राइट साइडेड पैरालिसिस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व है, हाइपोग्लोसल के नर्व स्पेलिंग देखो, टंग डेविएट टू द लेफ्ट साइड, यानी ऑपोजिट साइड पे चली गई, ठीक है। ओके, राइट साइड हाइपोग्लोसल, अब हाइपोग्लोसल में जो टंग होती है वो सेम साइड पे डेविएट नहीं कर जाती है, चेक कर लेना, ठीक है। ओके, राइट साइडेड पे लिखा हुआ है।
अच्छा, इसके बाद सिनेरियो में सीरस ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कि इन्होंने गलत लिखा हुआ है कि अगर राइट साइड पे तो राइट साइड पे आपको डेविएट होनी चाहिए। इसके बाद सिनेरियो रिकरेंट पॉली पे तो कार्ल वर्लैक्स ऑपरेशन, रिकरेंट पॉली पे कार्ल वर्लैक्स ऑपरेशन करते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी करते हैं। बाकी ऑटोस्क्लेरोसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट टिम्पैनोप्लास्टी, बहुत ज़्यादा फजूल एमसीक्यू लिखे हुए हैं। रसल और मिकुलिक्स बॉडी राइनोसेक्लेरोमा के अंदर आती है, बिल्कुल ठीक है। फ्लॉपी एंड आई एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है, ये भी सी के जो मलेशिया में आती है। मैलिग्नल ओटाइटिस सिस्टम में गैलियम करते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए जो बेस्ट होता है वो गैलियम वाला, ठीक है। बाकी सिटी स्कैन बोन के लिए टेक्नीटियम वाला, लेकिन बेस्ट डायग्नोसिस के लिए गैलियम है। ट्रीटमेंट के लिए किसी को भी, हाँ, ट्रीटमेंट फॉलो अप के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं गैलियम को। ओके, एम्पिसिलिन लेने की वजह से रैशेस और हो गया है, मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया है, तो ऑप्शन है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ओके, ब्रांचिंग ब्लांचिंग होगा, ब्रांचिंग या ब्लांचिंग है। ओके, तो ये ग्लोमस ट्यूमर है। रिमूवल ऑफ कॉइन तो आइसोफोगोस्कोपी करोगे। मैस मूव विद डायग्लोटेशन तो थैरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। बाकी म्यूकोसील ऑफ फ्रंटल साइनस, म्यूकोसील ऑफ फ्रंटल साइनस की वजह से पोर्ट पफी ट्यूमर वाला ऑस्टियोमाइलिटिस आपने ये कुछ पढ़ना है। इसके अलावा एक्स शेल क्रैकिंग ये भी आपने पढ़नी है। क्लियर। कैंसर पेशेंट है तो आपने क्या करनी है, हाइड्रोकेस्टोमी करनी होती है। सिनेरियो मिनियर डिजीज का प्रोफियल ब्लीडिंग एंजियोफाइब्रोमा में होती है। हेड इंजरी राइनोरिया है तो आपने पहले पोजीशनिंग करनी है, वेजो कंस्ट्रक्टर पे सिटी स्कैन है। आगे नाइट स्वेटिंग है, वेट लॉस टीबी में होता है। रोल्ड एजेस बेजल सेल कार्सिनोमा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, हाँ हो सकती है लेकिन फाइब्रोमा ज़्यादा होती है। ओके, टंग कार्सिनोमा लेकिन बट नेक क्लिनिकली नॉट इन्वॉल्व, तो रेडियोथेरेपी ऑफ नेक करेंगे। ओके, हेमरेजिक ब्लैप्स ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो वायरल इन्फेक्शन आ जाएगा। ओके, इंटेंस इरिटेशन वेट फिल्टर पेपर। ओके, तो ये आपका ऑटोमाइकोसिस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि नेक्स्ट है, ओके, तो हम किस एमसीक्यू की तरफ थे। अच्छा, वेट फिल्टर पेपर को हमने रट्टा मारा था, वो ऑटोमाइकोसिस है, ठीक है। बाकी जो टंग की मूवमेंट के साथ पेन हो रहा था वो फ्रंकल में होता है। पॉलिप है तो पॉलिप के अंदर आपने किस कंडीशन को रिमूव करना है, तो कार्टाजिनर और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। वैसे कार्टाजिनर और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों आ जाती है, रूल्ड आउट ऑप्शन। वाओ। इसके बाद चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। लेरिंजियल ट्रैकल ट्रॉमा है, मैन कोलाइडेड विद अ फेंस, हॉस्पिटल में आए तो ट्रैकियोस्टमी करोगे अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। सिम्पटम ऑफ साइनसाइटिस लाइक साइनस हेडेक है। ऑफिस हेडेक आपको फ्रंटल साइनसाइटिस में देखने को मिलता है। कैंसर ऑफ लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड फिक्स है तो आपने स्टेज 3 को सिलेक्ट करना है। इन्वर्टेड पेपिलोमा को ठीक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है कि मीडियल मैक्सिलेक्टमी विद लैटरल राइनोटमी करते होते हैं। ओके, सीएनएस में आपको प्रेशर हेडेक देख, सीएनएस करूँ, डीएनएस में प्रेशर हेडेक होता है। इसके बाद ब्राउन सन ग्लोमस ट्यूमर में आता है। ग्लोमस ट्यूमर मिडल ईयर का होता है, डीपी 20 के नहीं 2 के होती है, तो ऑटोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपने हीलिंग करवानी है। मिकोलिक सेल रस्टल बॉडी नाइरोसेक्लेरोमा में होती है। सिंगल ब्लूम प्रोस्थेसिस स्पीच के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसोफेजियल स्पीच के लिए इस्तेमाल करते हैं। बबल्स इन द टीएम तो फ्लूइड कॉलम एसओएम में होता है। कॉजेस ऑफ सेप्टल परफोरेशन तो ये देख लेना, टीबी होती है, लेप्रोसी होती है, लूपस देख लेना, सिफिलिस होता है, वेजिनल गैनोलोमा हो जाएगा। अपनी वॉइस को खुद सुनना तो ये पैचुलस होता है, ये आपको प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिल सकता है, ओबेसिटी वाले में, ठीक है, ये इसमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद है कि मेरिंगोप्लास्टी इन टिकोएंट्रल। ओके, मेरिंगोप्लास्टी किसमें करते हैं, टिकोएंट्रल फॉर स्मॉलर परफोरेशन। अच्छा, टिकोएंट्रल के अंदर में कैनाल वाल अप और कैनाल वाल डाउन हमने पढ़ा था, विद और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी, ठीक है। मुलर मैन्यूवर हम इस्तेमाल करते हैं स्लीप एपनिया के लिए। ओके, डिग्री और लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए। ओके, स्टेज 43 यानी वोकल कॉर्ड की फिक्सेशन स्टेज 3 भी होती है। टीएम की बल्जिंग आउट है तो आपने क्या करना है, मेनिंगोटमी परफॉर्म करनी है। पैरामीडियन पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड है, पैरामीडियन पोजीशन है तो ये क्यों होगा, अब देखो पैरामीडियन दरमियान में आए हुए हैं, दरमियान में आए हुए इसका मतलब है कि एबडक्शन की पैरालिसिस हो गया। एबडक्शन का मतलब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैल्सी है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद मीडियस्टिनल थायरोप्लास्टी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पेरिकॉन्ट्रैक्टाइल सूडोमोनास की वजह से होता है। नोज का ट्रॉमा और फीवर है तो सेप्टल एब्सेस आ जाएगा, ठीक है। अगर विदाउट फीवर तो हेमाटोमा आ जाएगा। स्पेस विद टू स्ट्रक्चर of superior turbinate semilunaris, hiatus semilunaris। ओके, ड्रेनेज फॉर फ्रंटोनेजल पैरानेजल साइनस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विद वर्टिगो, नो हियरिंग लॉस तो ये ब्रॉन्काइटिस आ जाएगा। मेनियल डिजीज का सिनेरियो है बेबी में इंस्पिरेटरी स्टार्ट तो लैरिंजियोमलेशिया हो सकता है। एक और कंडीशन भी होती है वो आपने बतानी है कमेंट सेक्शन में। सुपराग्लॉटिस फेरेंस की वजह से देखने को मिल सकता है। क्लियर। इसके बाद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में जुवेनाइल नेसोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा आ जाएगा। वेगस नर्व का रिफ्लेक्स की होती है, फ्रैंकुलोसिस स्टेफोरियस की वजह से होता है। एंटीहिस्टामिन वाला स्टेरॉइड्स हम यूनिलैटरल बल्कि सॉरी बायलैटरल थ्रोटल पॉलिप में इस्तेमाल करते हैं। क्रिकोथायराइड एक्सटर्नल यानी जो होती है हमारी बाहर वाली नर्व होती है। ओके, जो क्रिकोथायराइड का सप्लाई करती है कौन सी होती है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है, ठीक है। पैरामीडियन पोजीशन एब्डक्टर पैरालिसिस में होती है। ओके, बायलैटरल कार्डियोलैक्स ऑपरेशन पता नहीं किस में करेंगे, ये नहीं पता। रिकरेंट बायलैटरल पॉलिपी में करेंगे। वाओ, नीचे आंसर भी दे दिया बायलैटरल वाला। इसके बाद कॉक्सिस पेरिवर्टिबल, अभी तो कोई
सेंस ही नहीं बन रही, या तो स्टेटमेंट को रट्टा मार लेती है, सब राइनोनिम में बीटा 2 ट्रांसफर बीटा ट्रेस प्रोटीन होती है। मेनिंगोप्लास्टी, ओके, मेनिंगोप्लास्टी ऑफ द ईयर विद द मोर ईयर डिफेक्ट इज परफॉर्म्ड इन द, तो जो मेनिंगोप्लास्टमी विद द मोर ईयर डिफेक्ट, तो मेनिंगोप्लास्टी होती है वो ट्यूमर टिम्पैनिक में की जाती है, ठीक है, और उसमें कैनाल वाल अप और कैनाल वाल डाउन की जाती है, ठीक है, इंटरवल वाली में। फिस्टुला एंड फेस्टम ओटिको ओटोस्क्लेरोसिस की टाइप होती है, एंटीरियर टू द वॉल विंडो होती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टल एब्सेस, तो वो सैडल नोज डिफॉर्मिटी आ जाएगा। इसके बाद 2019 कैनिबल की तरफ आ जाती है, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं एमसीक्यू, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखना कि रीनीज टेस्ट इज नेगेटिव, ओके। अब रीनीज टेस्ट इज नेगेटिव विदाउट मास्किंग ऑन द राइट ईयर एंड पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट ईयर, और जो वेबर टेस्ट है वो लाउडर हुआ है लेफ्ट ईयर के अंदर, ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पे रीनीज टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव है लेफ्ट ईयर के अंदर, अब लेफ्ट ईयर में पॉजिटिव है, डेट मीन्स के यहाँ पर क्या है, ए सी ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, और इसी में आ गया है लाउडर हो गया, डेट मीन ये तो बात ठीक नहीं है। तो बेस्ट क्या होगा, आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक, सॉरी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, खासतौर पर राइट साइड पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे विदाउट मास्किंग लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा, यहाँ पे विदाउट मास्किंग, दैट मीन्स कि जब सीवियर सेंसरी न्यूरल के अंदर आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है, तो राइट सेंसरी न्यूरल है, ठीक है। ब्लीडिंग ऑन टच, तो एक कैपिलरी हेमेंजियोमा, ठीक है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में टॉक्सिक लोक होती है, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है। कॉकलियर वेसोडाइलेटर, तो वो मिनियाटिज्म इस्तेमाल करते हैं, बीटा स्टीना, ऑक्सीमेटाजोन रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा करा देती है, ग्रैनुलेशन डायबिटिक मैलिग्नोटाइटिस एक्सटर्ना, वेसिकल फेशियल पैरालिसिस, रैम्सी एंड सिंड्रोम, फुल स्वेलिंग क्रस्ट, रूमी नॉस्ट्रल एट्रोफिक रिनाइटिस, एंट्रोकॉनल पॉलिप मैक्सिलरी साइनस से निकलता है, एसेसरी ओस्टियम के पास से निकलता है, एंट्रोलाइवज इंफीरियर मीएटस में करती है। पेरिटोन्सिलर एब्सेस का सिनेरियो था, तो आपने इंसिडेंट ड्रेनेज करनी है। आउटोफोनिया, पैचुलस टिम्पैनियोस्टेशन ट्यूब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपने जल्दी से आपने जैसे फ्लैट को लॉस किया है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो इसमें देखने को मिल सकता है। वोकल पॉलिप एंटीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ द ट्रू पॉलिप के जंक्शन पे देखने को मिल सकते हैं। फीमेल है, बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस, टेबिस की स्टिफनिंग है, ओटोस्क्लेरोसिस है, नेजल पॉलिप एलर्जी है, ओके, ठीक है। नॉट गिवन इन एस्थमा और एक्यूट रिनाइटिस, तो एस्पिरिन नहीं देते होते, ठीक है। कॉमन लेरेंजल कंजेनिटल नॉवल लेरेंजियोमलेशिया आ जाएगा। लेरेंजियल पेपिलोमा को ठीक करने के लिए, आप CO2 लेजर या सी यूज करते हैं, बाकी माइक्रो डिब्राइटर भी यूज कर सकते हैं। सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी एब्सेस, ओके, तो लुडविग अंजाइना है, पोल बर्नल टेस्ट इसके लिए करते हैं, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। बेजोल एब्सेस एंगल ऑफ मैंडिबल पे देखने को मिल सकती है, ओके, ठीक हो गया। ट्रॉमा ऑफ द नोज है, फीवर हो गया तो सेप्टल एब्सेस है, ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया प्लस एयर प्लस जहाँ पे टंग है और नेसोफेरिंक्स में लॉस ऑफ सेंसेशन है, तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आपको देखने को मिल रही है। वुड वर्कम में एडिनोकार्सिनोमा होता है, सेप्टेड हाइफी साइनसिस और डायबिटिक, तो एस्परजिलोसिस द पेरिन्यूरल वेगन एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा में होती है। रप्चर ऑफ कैरोटिड आर्टरी, तो ये पैराफिनेंजियल एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन है। ट्रैकियोस्टमी के अंदर जो ट्यूब होती है, ओके, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को निकाल देना, ठीक है, डिंगरा का एमसीक्यू है। इसके बाद है क्या, कफ है, मिडल ईयर सर्जरी में तो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से होती है। टाइप बी टिम्पैनोग्राम है, ओके। टाइप बी किसमें होता है, भरा हुआ है, सीरस ओटाइटिस मीडिया, और सीरस ओटाइटिस मीडिया अडल्ट के अंदर होता है, तो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा की वजह से होता है। इंट्रानेसल एंट्रोस्टमी मैक्सिलरी साइनसाइटिस, ओके, इंट्रानेसल एंट्रोस्टमी मैक्सिलरी साइनसाइटिस, ये किसको बोलते हैं, ओके। एक मिनट में पहले आपको कंफर्म करके बता दूं, पहले भी इस तरह का एमसीक्यू आया था, ओके। इंफीरियर मीडियस में की जा रही है, ओके। तो इंट्रानेजल इंफीरियर मीडियल एंट्रोस्टमी कहाँ पे जाते हैं, इंफीरियर मीडियस में की जाती है। कार्ड बल्लक्स ऑपरेशन सब लेवल अप्रोच से किया जाता है, जिसको एंटीरियर एंट्रोस्टमी कहते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चल जाते हैं। टीको इंट्रोल में आपने ईयर को क्या करना है, सेफ रखना होता है, ओके, ठीक है। राइनोलिथ की रिमूवल आपने जनरल एनेस्थीसिया में करनी होती है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर सिस्टिक स्वेलिंग है, तो अल्ट्रासाउंड कराएगी। म्यूकोसील फ्यूरुंकुलर साइनस को इन्वॉल्व करता है। एक्शल क्रैकिंग होती है। एंजियोफाइब्रोमा सफिनोपैलेटिन फोरामेन को इन्वॉल्व करता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी अबव द सफिनोपैलेटिन फोरामेन, इसकी लोकेशन है। फ्रैक्चर ऑफ नोज प्लस एडीमा है, तो ट्रैकियोस्टमी की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ओके। जैसे फ्रैक्चर ऑफ फेस विद एडीमा, नो आइडिया। अच्छा, ट्रैकियोस्टमी में जो हेमरेज होता है वो आके ट्रकी कार्डिया करवा देता है, कंपनसेटरी। चलो, पैरास्थीसिया बिहाइंड द ईयर, तो एकॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है, ओके। ऑपरेशन विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इंडेक्स 60 है, तो कौन सी थेरेपी करोगे, तो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी यूज करोगे। फॉरेन बॉडी एसोफेजियोस्कोपी की फेटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है। कॉमन लीजन ऑन वेस्टिब्यूल विद द लैंगर हैंड जॉइंट सेल, तो टीबी या राइनोसक्लेरोमा, तो राइनोसक्लेरोमा के अंदर आपको वेस्टिब्यूल के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी सिफिलिस के अंदर भी होती है। कॉम्प्लायंस है, प्रेशर इन ईयर, ऑटिक बैरोट्रॉमा है, तो कैसे चेक करोगे, इंपीडेंस ऑडियोमीटर से, ठीक हो गया, ओके। तो इसमें आपको एएस वाली कर्व आपको देखने को मिल जाएगी। वैक्स रिमूवल कफ रिफ्लेक्स, तो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व है। मास्टॉइड एक्सप्लोरेशन इन CS1, तो अपने ईयर को ड्राई रखना, सेफ रखना। फॉरेन बॉडी की सस्पेक्शन के लिए एक्सरे कराना था। ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन विद सब पेरियोस्टल एब्सेस, तो इस साइनसाइटिस की वजह से सब पेरियोस्टल होती है। बॉयल इन नोज की वजह से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। मल्टीपल पैपिलोमा है, यानी जुवेनाइल जो लेरेंजियल पैपिलोमाटोसिस है, तो आपने CO2 लेजर यूज करनी होती है। माइक्रो लेरेंजियोस्कोपी भी कर सकते हैं, लेकिन CO2 लेजर है। ब्लॉक ट्यूब है, ओके, ट्यूब ब्लॉक हो रही है, तो आपने क्या करना, ट्यूब को फौरन निकाल
देना है। सलाइन ट्यूब से आपने डीकैनुलेशन करनी होती है। लेरेंजियल कार्सिनोमा का सबसे पहला सिस्टम क्या होता है, खासतौर पर ग्लोटिस वाले का हॉर्सनेस हो सकती है। ओके, बाकी स्ट्राइडर या हो सकता है या डिफरेंट वाले वो आपके डिपेंड करेगा किस लोकेशन को इन्वॉल्व कर रही है। मोस्ट कॉमन का जो सेप्टल परफोरेशन तो ट्रॉमा होती है। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ नोज पूछ रहा था। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस लिम्फ नोड है, तो ये जुगुलर डायगैस्ट्रिक यानी टॉन्सिलाइटिस जुगुलर डायगैस्ट्रिक इन्वॉल्व करता है। सेप्टोप्लास्टी में यहाँ पे फ्रीयर इंसिजन है। हमने किलियन पढ़ा है, ट्रांसफिक्सियन पढ़ा है, सेप्टल पढ़ा है, फ्रीयर इंसिजन को शायद देखा होगा, नो आइडिया। ठीक है, अल्सर विद द रोल्ड एज इन बेसिल सेल कार्सिनोमा, सिक्लेटिव टाइटस मीडिया में बी टाइप करवाते हैं। डिप्थीरिया रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन चढ़ जाती है। पेटेंसी ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, तो वाल्सल्वा मैन्यूवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेटेंसी ऑफ इसको देखने के लिए पेरिकॉन्ड्राइटिस सूडोमोनास की वजह से होती है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ऑटोटैक्सोटी की वजह से होता है। ट्यूबर टिम्पैनिक में सेंट्रल परफोरेशन होती है। नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा एप्स्टीन वायरस की वजह से होता है। टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी में फेशियल आर्टरी से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, या फेशियल आर्टरी सप्लाई करती है। बेजोल्ट मास्टॉइड एब्सेस, मास्टॉइड एब्सेस को ठीक करने के लिए इंसिजन और ड्रेनेज के लिए एंटीबायोटिक देनी है। बबल्स इन द मिडिल ईयर तो या ओएमई आ जाएगा। फॉरेन बॉडी एंड ट्रैकिया तो एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ट्रैकिया को ही इन्वॉल्व करता होता है। जो बाइफेजिक होता है ग्लोटिस सब ग्लोटिस के लिए होता है, सर्विकल ट्रैकिया वाला इनके लिए होता है। बाकी जो थोरेसिक ट्रैकिया होता है, बाकी प्राइमरी सेकेंडरी के लिए हमारा एक्सपायरेटरी आ जाएगा। ब्रिंगोप्लास्टी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन को क्लोज कर देते हैं। डिप्थीरिया को ठीक करने के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं। नर्व टू टेंसर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ फिफ्थ नर्व आ जाती है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड विद द ईयर स्वैम, तो ब्रिंगोटमी आ जाएगा। पेरिफॉर्म फासा के पास से सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पास करती है, इसलिए इंटरनल लैरिंजियल नर्व भी पास करती है। ठीक है, ओके। इसके बाद है कि वैसे उसकी ब्रांचेस होती है। बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस, बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस थायराइड सर्जरी में आपको देखने को मिल सकता है। रिकरल लैरिंजियल नर्व का ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में जो इंसिजन होता है वर्टिकल इंसिजन देखिए फ्रॉम द हाईवाई टू द सुप्रास्टर्नल नॉच हो जाती है। एट द टाइम ऑफ ट्रैकियोस्टोमी कॉम्प्लिकेशन प्राइमरी हेमरेज एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन है। बाकी जो आपको जो ट्रैकियोस्टोमी की इमीडिएट होती है, ओके, इसके अलावा आपको इंटरमीडिएट या डिलेड वाली आपको देखने को मिल सकती है। लुडविग इंजरा सबमैंडिबुलर स्पेस का इन्फेक्शन होता है। एंट्रल फिस्टुला ओरल कैविटी और मैक्सिलरी साइनस के दरमियान में आपको फिस्टुला देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल नॉर्मल फ्लैरिंग्स और लैरिंजियोमलेशिया है। T3 ग्लोटिक कैंसर है, तो आपने क्या करना है, टोटल लैरिंजेक्टमी करनी है फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। वैसे ग्लोटिस का ना T1 T2 के लिए रेडियोथेरेपी होती है। ओके, बाकी इसके बाद मेनिया डिजीज का इसोफेगस में मिक्स ट्राइटिड होते हैं। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है। चेस्ट की एक ब्रांच होती है सुपीरियर लैरिंजियल की, एक्सटर्नल वाली होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल होती है क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है, इंटरनल वाली सेंसरी होती है। ठीक है, जो रिकरेंट होती है वो नीचे वाले को सप्लाई करती है, मोटर होती है। फेशियल नर्व सबमैंडिबुलर पैरोटिड को सप्लाई करती है। वोकल कॉर्ड के लिए बेस्ट लेजर कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। एट्रोफिक रिनाइटिस को ठीक करने के लिए लास्ट ट्रीटेड राइनोप्लास्टी, वैसे यंग्स ऑपरेशन वैसे होता है। सीएसओ लीकेज क्रिविटी फॉर्म की वजह से होता है। वर्टाइगो हेयरिंग लॉस, ओके, तो ये क्या है, वर्टाइगो हेयरिंग लॉस या तो ये मेनिया डिजीज सीटी स्कैन हमारे ही कराओगे इन्वेस्टिगेशन में। ओके, इसके बाद बायलैटरल कॉर्नियल एट्रेसिया है। ओके, इसको ठीक करने के लिए मैकगोवन ऑपरेशन होता है। बायलैटरल थ्वाइडल पॉलिप में एस्थमा डेवलप हो जाता है। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस जुवेनाइल नीजोफेरेंजियल फाइब्रोमा में होती है। सिंगल नोड्यूल वोकल नोड्यूल होता है। टीचर में भी वोकल नोड्यूल होता है। कोलेस्टिटोमा मैटिक कंट्रोल होगा। सिफिलिस का पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोनी परफोरेशन हो सकती है सिफिलिस के अंदर। इसके बाद है कि इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल, तो कोक्लिया आ जाए, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल, कोंका में कुछ और ही पढ़ बैठा और कौन का। ठीक है, बिटवीन द ट्राइगस एंड द करस ऑफ हेलिक्स इंसुजरल टर्मिनालिस होता है। यहाँ पे इंसिजन देते होते हैं। विच लोब इज एब्सेंट इन द राइट लंग, तो लैटरल लोब नहीं होता। लंग्स का सवाल यहाँ पर। ओके, रिनाइटिस सीकर नोज पास बाय रिनाइटिस सीकर नेजल डिकंजेस्शन, नेजल डिकंजेस्शन की वजह से मेडिकामेंटोजा होता है। थमाइड के अंदर जो थमाइड होती है ना, लैमिना पेप्रिका से सबसे कमजोर दीवार बता रहे हैं। रिनाइटिस मेडिकामेंटोजा स्टीरॉइड या डिकंजेस्टेंट की वजह से होती है। एटिक और एंट्रोम होते हैं, ये कहाँ पे ओपन होते हैं, मिडिल मैक्सिलरी कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं। ठीक है, सडन नोज डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए सेप्टोराइनोप्लास्टी करते होती है। अगर सिनेरियो ऑफ फीमेल वर्टाइगो सेंसर न्यूरोलिनोस्टिनाइटिस तो मेनिया डिजीज है। लैरिंजियोमलेशिया में हॉर्सनेस नहीं होती, क्राई नॉर्मल होती है। इसके बाद है कि आपने हॉर्सनेस विच वाज द फॉर नॉट करेक्ट अबाउट लैरिंजियोमलेशिया, हॉर्सनेस नहीं होती। जो फिस्टुला टेस्ट होता है ये सर्कमस्क्राइब लेबरेंथाइटिस में करते होते हैं। ठीक हो गया, सर्कमस्क्राइब लेबरेंथाइटिस में। बाकी फिस्टुला टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ब्लो आउट फ्रैक्चर में आपको टीयर ड्रॉप साइन देखने को मिलता है। ट्राइपोड फ्रैक्चर जाइगोमेटिको मैक्सिलरी बोन का, बाकी जाइगोमेटिको फ्रंटल और जाइगोमा का फ्रैक्चर होता है। फ्रंटल साइनस डेवलप नहीं होती और फ्रंट सिफेनाइड में नहीं होती, मैक्सिलरी रथमाइड होती है। टिम्पैनोप्लास्टी में आप फेशिया ट्रांसवर्सालिस वैसे सबसे अच्छा जो होता है ना टेम्पोरालिस फेशिया आप इस्तेमाल करते होते हो। कॉलीफ्लावर या पेरिकॉन्ट्राइटिस की वजह से होता है। ओके, रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से होता है। इसके बाद थायरोग्लोसस सिस्ट की जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है ना वो सुप्रा हाइड होती है। क्लियर, एयरबोर्न कंडक्शन गैप इज इंक्रीज, तो एयरबोर्न कंडक्शन गैप इसका मतलब है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अगर बोन कंडक्शन होती है तो वो होती है हमारी सेंसरी न्यूरल है। रेनुला फ्लोर ऑफ माउथ होता है, ट्रांसलूसेंट होती है। क्रॉनिक सैलाडिनाइटिस खाने के बाद होती है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन आफ्टर द ईटिंग। विच लंग पैथोलॉजी इज इंडिकेटेड ऑफ ट्रैकियोस्टोमी, तो आपने क्या करनी है कि डेड स्पेस को कम करने के लिए करते होती है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 1 लैरिंजियल कैंसर, तो रेडिएशन करनी है। विच टाइप ऑफ डेफनेस काजेस, तो जो लॉन्गिट्यूडनल की वजह से आपको कॉक्लियर डैमेज हो सकता है, ट्रांसवर्स की वजह से फेशियल नर्व की डैमेज हो सकता है। क्लियर, इसके बाद आगे चलते हैं। किसिंग डिजीज ऑफ ओरोफैरिंग्स है, तो ग्लैंडुलर फीवर ड्यू टू इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है,
सिफिलिस नहीं होता कि ये इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस है। बबल्स इन द एयर ट्रम और लॉस ऑफ लैंडमार्क है तो ये ओएमएमई हो जाएगा। ओरल फिस्टुला अपर फर्स्ट मोलर की वजह से हो सकता है, एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है। फोसा ऑफ रेजन वेयर में नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा होता है। 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक लेरेंजियो ट्रकियोब्रोंकाइटिस होता है। लोकेशन ऑफ कॉर्नल पॉलिप एंट्रोकॉर्नल पॉलिप मैक्सिलरी साइनस नियर द एक्सेसरी ऑस्टियम में रेडिएशन फॉलोड बाय सर्जरी। तो ये कैंसर ऑफ लैरिंक्स में करते हैं। T1 और T2 का रट्टा मार लेना। वैसे T1 और T2 में रेडिएशन से काम चल जाता है। T3 और T4 में रेडिएशन और सर्जरी करते हैं। ओके, वोकल नोड्यूल को अगर रिस्पॉन्ड नहीं करा मेडिकेशन तो आपने लेजर करनी होती है, ठीक है। इसके बाद है कि माइक्रो लेरिंजेक्टमी से पहले आप क्या करते हो, डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी, फ्लेक्सिबल लेरिंजोस्कोपी वाला आप यूज करते हो। तो माइक्रो लेरिंजेक्टमी से पहले ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल, तो फेशियल आर्टरी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व पिना को सप्लाई करती है। रेनसर टिम्पनी मैंडिबुलर ब्रांच है। एडिनोमा पैरोटिड सब म्यूकोएपिडर्मोइड से निकलता होता है। क्लियर हाई ग्रेड होता है। और हाँ, बाकी छोड़ देती है। बाकी 15 से लेकर 20 डक्ट फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड। ये आई के सवाल क्यों आना शुरू हो गया, कंजक्टिवल सैक। ये ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 4 लेरिंजियल कैंसर, तो पहले सर्जरी फिर आपने रेडिएशन करनी है, ठीक है। इसके बाद है मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑप्थेल्मोलॉजी के क्यों आ रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का साइज होता है नॉर्मल 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर को रट्टा मार लो पहली दफा। नॉइस इंड्यूस हीयरिंग लॉस आपको 3 से लेकर 4, मैक्सिमम 4 पे देखने को मिलती है। अगर नेजल नेजल कैपिलरिटी होती है तो थिन वॉल्ड कैपिलरी नोज होती है। एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया लेब्रेंथाइटिस नहीं कराता, सिनेरियो ऑटोमाइकोसिस से रिलेटेड था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है यहाँ पर 20 से लेकर 20 के तक हम सुन सकते होते हैं। इसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी मेन सप्लाई टू द लैटरल वॉल ऑफ नोज है। प्रेगनेंसी, हियरिंग लॉस, ओटोसेक्लोसिस है, ठीक है। रिनीस टेस्ट फॉर हियरिंग के लिए होता है। माइकोटिक वाला ओटोमाइकोसिस के लिए यानी इन्फेक्शन है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस लॉन्ग स्टार्टिंग फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकती है। बीटा 2 ट्रांसफरेंस सीएसएफ राइनोरी में होगा। फॉरेन बॉडी इन द नोज ऑफ 3 ईयर ओल्ड है। साइकोथेरेपी फंक्शनल एफोनिया के अंदर करते होती है। एक्सटर्नल 1/3 ऑफ एयर हेयर देखने को मिलती है कि इसके एक्सटर्नल कॉस्टल कैनाल के सिलेटेड कलर एपिथेलियम होती है। सिस्टेशियल ट्यूब्यूटाइटिस मीडिया विद फिगर में बी टाइप आता है। स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ रेनुला आ जाएगा। बायलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ओके, बायलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस रिलीविंग द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ट्रैकियोस्टोमी करनी है। प्री मैलिग्नेंट तो ल्यूकोप्लेकिया इन्वर्टेड पाइपिलोमा में एपिस्टेक्सिस और ग्रोथ इनटू द स्ट्रोमा होता है। लुडविक इंजन इन्फेक्शन होता है। मैंडिबुलर स्पेस है। मम्स में पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद आइस प्रोट्रूड आइस प्रोट्रूड आफ्टर द एंडोस्कोपी। तो रिट्रोब्रेटल हैमरेज एंडोस्कोपी यानी फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन बता रही है। बाकी पैरी वो भी हो सकता है, काइमोसिस भी हो सकती है। लाइनेजियल मलेशिया मोस्ट कॉमन लाइनेजियल नॉर्मली है। थायरोग्लोसस सिस्ट मूव करती होती है टंग की प्रोट्रूजन के साथ। स्ट्राइडर और डिस्नी है तो बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस है। ओके, पैरामीडियन पोजीशन में जाता है। लैटरल साइनस की जो लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसमें ग्रेसिंगर साइन आता है। बाकी हेल्टर स्केल्टर फीवर, हेक्टिक पैक्टिक टाइप ऑफ फीवर, डेल्टा साइन, क्राउबेक और टॉइनबी साइन, ये सारी चीज़ें आपको लैटरल साइनस में देखने को मिलती है। बाकी प्लेटो ग्लोसिस, प्लेटो फ्रेंजेस, फोसियल पिलर बनाते हैं। मैगट्स में नॉजियस ब्लडी पर स्मेल आती है। ओके, डिस्फेजिया प्लमर विंसन सिंड्रोम की वजह से होता है। ली फोर्थ क्लासिफिकेशन मैक्सिलरी फ्रैक्चर के लिए होती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होती है। ब्लड स्वेल टॉन्सिल फेशियल आर्टरी है। एसेसरी क्रेनियल नर्व होती है। ये लारिंजियल पैरालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होती। सेप्टल परफोरेशन की वजह ट्रॉमा होती है। मिनिया डिजीज में ओरल फुलनेस होती है। किलियन वाली हेमिट ट्रांसफिक्सियन, ये सेप्टोप्लास्टी में करती होती है। राइनोसेक्लेरोमा ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है। कौन सा होता है, राइनोसेक्लेरोमेटस, ओके, ठीक है। बाकी सियालोडिनाइटिस लाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है। लुकिंग डाउन, तो अगर हम नीचे देखने की वजह से, बेंडिंग की वजह से ड्रेनेज होती है तो उसको रिजर्वायर साइन कहते हैं, ठीक है। या उसको हम टी पोर्ट साइन वाला, या कि हमारे हैंड कर्चीफ साइन, डबल डेंसिटी साइन, टारगेट साइन, आपको सीएसएफ राइनोरी में देखने को मिल सकते हैं। मल्टीपल परफोरेशन टीबी में होती है। ब्रिंगोप्लास्टी में होल होता है ईयरड्रम में। नेसोफेरिंक्स का कैंसर है तो इरेडिएशन को आपने करना होता है। ट्रीटमेंट इसका बेस्ट है हमारा 1 और 2 के लिए रेडिएशन, और 2 और 3 और 4 के लिए कीमोथेरेपी करते हैं। टोबैको के लिए रेंजल कैंसर है। वेसिकल में हर्पीज जोस्टर टिकस वगैरह। आगे बेल पाल्सी के लिए क्या होते हैं, बेल पाल्सी में लेफ्ट साइड फेशियल वीकनेस, पता नहीं क्या है। ओके, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, पोलिप है तो पोलिप है, ओके। और खास तौर पर लॉन्ग स्टैंडिंग है, बच्चों के अंदर है, गर्ल्स के अंदर है जिसकी शादी हो रही है, ओरल स्टेरॉइड दे गए। स्टेपिडेक्टमी ऑटोसेक्लोसिस में करते हैं। ओके, 2015 की एनुअल एमसीक्यू की, चाइल्ड प्रेजेंट इन द इमरजेंसी विद द लाउच ऑफ द फॉरेन बॉडी। तो फॉरेन बॉडी कहाँ पे जाएगी, लॉज होना चाहिए था, लॉजमेंट। सो ये राइट ब्रोंकस में जाती होती है। इसके बाद लैटरल फेशियल पेन वेसिकल है तो रैम्सी एंड सिंड्रोम आ जाएगा। हेमेंजियोमा प्रेजेंट विद द ब्लीडिंग, तो उसके लिए आपने क्या करनी है, हेमेंजियोमा तो इलेक्ट्रोकॉटरी एंटीरियर पैकिंग करनी होती है ब्लीडिंग के लिए खासतौर पर, ठीक है। इसके बाद सीएसएफ राइनोरिया है। सीएसएफ राइनोरिया में आप क्या होगा, ये बीटा ट्रांसफेरिन के लेवल ज़्यादा होता है। मीजल्स में कॉम्प्लेक्स स्पॉट होती है, ट्रॉमा की वजह से हेमाटोमा होता है, रेडिश पेनलेस स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नोज आफ्टर द एक्सीडेंट, तो हेमाटोमा आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसएमआर की कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी है। सेप्टल परफोरेशन, एब्सेस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, इसके बाद एयर इरिटेशन और पेन आता है। ऑटोमाइकोसिस की वजह से होता है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, एयर इन्फेक्शन इन द डायबिटीज और एल्डरली की वजह से होता है। विजुअल एब्सेस डीप टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड में होती है, ठीक है। ओके, और मास्टोइड एब्सेस की रप्चर की वजह से होती है, यानी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का रट्टा मार लो। ब्लडी डिस्चार्ज नोट्स इन एलर्जिक में वाटर डिस्चार्ज होती है। स्टेपिटेक्टमी की वजह से पैरेलिम फिस्टुला हो सकता है, ओके, या
पैरेलल फिस्टुला में करते होते हैं, देख लेना इसको। मोस्ट कॉमन बिनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूबर प्लियोमॉर्फिक आ जाएगा। ओटाइटिस एक्सटर्ना स्क्रैचिंग की वजह से हो सकता है, खासतौर पर पिन से स्क्रैचिंग करिए, लोकलाइज्ड हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। टॉन्सिल में रेस्पिरेशन और डेग्लूटेशन टॉन्सिलेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी टॉन्सिल का फंक्शन तो हो नहीं सकता। हॉर्नर सिंड्रोम सीएफ फेरिंग्स में, नेसोफेरिंग्स में देखने को मिल सकता है। वेजिनर के अंदर क्या होगा, किडनी नोजोसाइनसिस में मसला देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद मेनिया डिजीज में होता है कि फीमेल विद ऑन हियरिंग एंड निस्टैग्मस है। ओके, यानी निस्टैग्मस टिनाइटिस वाला ये चीज़ है, ठीक है। एटिको एंट्रोडाइटिकल मास्टरेक्टमी करते हैं। पिंकिश टिम्पैनिक पब्लिक ट्रैक्यूल सेपरेटिव टाइटस मीडिया में होती है। क्लियर। इसके बाद हार्ट साउंड है, ईटीटी पास करेगा, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन है, एपनिया है और हार्ट साउंड है। सब ड्यूरल एब्सेस तो ये वॉमिटिंग सब प्रेजेंट करेगा। बिनाइन ट्यूमर इन्वर्टेड पैपिलोमा होती है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी जो कि सलाइवरी ग्लैंड की होती है। गस्ट्रेटिस वेटिक फ्राई सिंड्रोम कहते हैं। ग्राइंडिंगो सिंड्रोम में 3D होते हैं, डिस्चार्ज, डीप सीटेड पेन और इसके अलावा क्या होगा, डिप्लोपिया हो जाएगा। क्लियर। कॉर्नल लेट्रेजिया रिपेयर करेगा 18 महीनों की बात करते होते हैं। ऑटोसेक्लेरोसिस में ऑटोसेक्लेरोसिस प्रेग्नेंट वुमेन को इन्वॉल्व करता है। टेम्पोरल फेशिया लेते होते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। रिकरेंट पोलिप है तो कार्डवलक्स ऑपरेशन करेंगे रिकरेंट पोलिप के लिए। ऐसे नोट कर लेना, बार बार आ रहा है। इसके बाद है कि कार्डवलक्स ऑपरेशन चाइल्ड आफ्टर 12 ईयर, तो उसमें लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होगी। वैक्स एंजाइगर तो सिवेशियस सिरोमिनस या केराटिन है। यंग ट्रम्पेट ब्लोवर है तो उसमें लैरिंजोसील हो सकता है। सेक्युलर सिस्ट है तो ये वंस अगेन सेक्यूल के सिस्ट को लैरिंजोसील बोलते हैं। नेजल पोलिपोसिस है तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। सलाइवरी डक्ट के स्वाइंग तो सियालोग्राफी करेंगे। टोटल लैरिंजेक्टमी T3 में करते हैं विद अ कॉर्ड फिक्सेशन और T4 में भी करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में हार्ट पैलेट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है। पोस्ट रिक्वायर्ड मैच तो लैरिंजो इसोफिजोटमी करनी होती है और ये प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम की वजह से पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करते हैं। सिविल लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस की वजह से पिच चेंज हो जाएगी क्योंकि जो क्रिकोथायरॉइड होता है वो पिच को चेंज करता होता है। पोस्टीरियर टंग का कार्सिनोमा स्क्वेमस कार्सिनोमा होता है। पेनफुल सोर इन द माउथ इनसाइड द लिप्स चीक्स और टंग पे, तो ये अफ्थस अल्सर है। पैराफिरेंजियल एब्सेस में पेन, ये आपको ओरल इसमें हमने क्या करना है, ओरल ड्रेनेज करनी है। अबव द मिडल टर्मिनेट द पोस्टीरियर थमाइड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है कि विच साइनस नॉट डेवलप बाय द बर्थ ऑफ फ्रंटल और इसके अलावा स्फीनाइड होती है। मैक्सिलरी और थमाइड डेवलप कर जाती है। ट्रायंगल सोक्रास के दरमियान सिजरा टर्मिनालिस होता है। रेनुला की लोकेशन क्या होती है, फ्लोर ऑफ माउथ होती है। क्लियर। और पोस्टीरियर असल में ये जो पोस्टीरियर अथवाइड की ना जो लाइगेशन है ना वो मिडल टर्मिनेट के ऊपर करती है। बाकी पर ओरल ड्रेन तो उसको देख लेना, ऑलमोस्ट खत्म।